सर रिकॉर्डिंग स्टार्टेड ना? एक बार कंफर्म कर दो सर। यस सर। ओके सर, गुड इवनिंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। तो चलो सर स्टार्ट करते हैं। क्या सर लॉ का क्लास है, मंडे वाला दिन है। मंडे इवनिंग मीन्स लॉ क्लास, और लॉ मतलब ये बिजनेस लॉ। सर बिजनेस लॉ में पार्टनरशिप एक्ट में बात होगा। पार्टनरशिप एक्ट को ही मैं कंटिन्यू करूंगा आज भी, ठीक है। लेकिन सर आज पार्टनरशिप में एक अनदर फ्रेश एरिया डिस्कस करना है, अनदर फ्रेश एरिया डिस्कस करना है पार्टनरशिप बिजनेस में। मैं आपको पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, पार्टनर्स के बीच में मतलब किस तरह से टाइप बिजनेस, मतलब कितना तरह का पार्टनरशिप बिजनेस हो सकता है, इसका अलग अलग वर्जन के ऊपर डिस्कस कर दिया सर। पार्टनरशिप बिजनेस के साथ बाकी जो बिजनेस होते हैं लाइक कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, ये सब भी डिस्कस कर लिया सर कि क्या डिफरेंसेस है। पर सबसे पहले तो इस ये जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप का क्लास चल रहा है, इसमें मैंने स्टार्टिंग में आपको पार्टनरशिप वर्सेस एलएलपी ही समझाया, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो फिर आज क्या समझाने वाले हैं सर? सर आज मैं समझाने वाला हूँ कि पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशंस होते हैं, ये पर्टिकुलर डिस्कशंस आपको अकाउंट्स में भी बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज देयर इज अ चैप्टर इन अकाउंटेंसी। किसी के केस में फाउंडेशन लेवल में होता है, किसी कोई कोई इसको इंटरमीडिएट लेवल में पढ़ते हैं, और इन रियल लाइफ पार्टनरशिप अकाउंट्स का बहुत जरूरी भी होता है सर। मतलब बहुत सारे बिजनेस पार्टनरशिप मॉडल पे चलता है और उनका अकाउंट्स भी आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो अकाउंटिंग पार्ट तो आप लोग मैम के पास करोगे ऑब्वियसली, लेकिन अकाउंटिंग पार्ट में जो कुछ भी मैनेज होता है, उसके पीछे का सिस्टम आपको लॉ में पता लगता है। एग्जैक्टली सिमिलर पर कॉन्सेप्ट आपको जब आप लोग, जिन लोगों का कंपनी लॉ का क्लास होता है, या फिर जो लोग कंपनी लॉ का क्लास ज्वाइन करते हो एज पर देयर सिलेबस, कंपनी लॉ का नॉलेज रहने से आपको कंपनी अकाउंट्स में सुविधा होता है। तो यही चीजें हैं सर, आपको अगर लॉ का नॉलेज होता है ना, तो उसका इफेक्ट आपको अकाउंट्स में भी मिलता है। सर ऐसा है क्या? सर ऐसा ही है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे कि पार्टनर्स के बीच में क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो सकता है, जो एज पर डीड होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जो कॉन्ट्रैक्ट मतलब एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो पार्टनर्स के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनाया जाता है, उसके तहत ही उनके बीच में अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होता है कि भाई कंपनी अगर 100 रुपीज प्रॉफिट करेगा तो हम लोग इक्वल में बांटेंगे कि अलग अलग उपाय में बांटेंगे, मतलब डिफरेंट प्रोपोर्शंस में बांटेंगे कि फिर इक्वल प्रोपोर्शंस में होगा। ये सब एज पर लॉ होता है सर, ये सब जानते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ सर कि जो कुछ भी हम लोग अकाउंटेंसी में करते हैं, उसके पीछे लॉ का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो आज और बेसिक्स में बात नहीं करूंगा सर, आज का डिस्कशंस में और बेसिक्स नहीं रहेगा, आज धीरे धीरे एडवांस पे चलेंगे। सर एडवांस मतलब क्या एडवांस सर? सर एडवांस इन द सेंस, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स। क्या बताएंगे सर? रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स, बहुत वाइडर डिस्कशन होने वाला है सर। दिल लगा के, मन लगा के सुनना पड़ेगा, तो जाके एग्जाम में अच्छा परफॉर्म होता है। तो सुनो कि रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स की कहानी, इसमें प्रोविजंस, सेक्शंस एज वेल एज एग्जाम्पल्स सब बात करेंगे, डिटेल्स में भी होगा, बेसिक्स मतलब एकदम क्या बोले सर इसको, मतलब नॉर्मल बेसिक लेवल में भी बात होंगे, और साथ साथ में एडवांस डिस्कशंस भी होंगे। तो इजी से लेके टफ हर चीज के लिए आपका एक्सपेक्टेशन जरूर बनना चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हो कि रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स में क्या क्या मेनली आपको जानना है, ठीक है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स के रिलेशंस को अगर आपको समझना है, तो इसके बारे में ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बात हुआ है कि जैसे हर एक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट होता है, एक दूसरे का प्रिंसिपल्स होता है। तो वेरी बेसिक रिलेशंस बिटवीन पार्टनर्स, तो वेरी बेसिक इन द सेंस, मानो कि ए बी सी डी चार पार्टनर है, बात को समझे सर। ए बी सी डी चार पार्टनर है, ठीक है। एक फार्म ओपन किया आप लोगों ने मानो, तो ए बी सी डी चार पार्टनर है, चाहे तो वो सीएमए हो सकता है, जैसे लास्ट दिन हम लोग सीएमए का ही एग्जांपल लिए थे।
या फिर वो सीएस हो सकता है, या फिर वो चार्टर्ड हो सकता है, कोई भी सीए फार्म बना लो, सीएस फार्म बना लो, सीएमए फार्म बना लो, लॉ फार्म बना लो, हाँ सर आर्किटेक्ट का फार्म बना लो, या फिर एनी काइंड ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ फार्म होते ही, मतलब सिर्फ फार्म के लिए ही पार्टनरशिप बिल्ड करना पड़ता है, ऐसा बात थोड़ी है सर। पार्टनरशिप बिजनेस के मॉडल पे फार्म का बिजनेस चलता है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ फार्म रिलेटेड मैटर ही पार्टनरशिप में डिस्कस होता है, कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हो। तो मैं जस्ट इतना एग्जांपल देना चाहता हूँ, जस्ट से फॉर एग्जांपल ए बी सी एंड डी, ये चार पार्टनर है। अब ये चार अगर एक दूसरे का पार्टनर है तो इनका एक बेसिक रिलेशन है कि भाई तुम ए के लिए बी कौन है, ए के लिए बी उसका प्रिंसिपल है, और बी के लिए ए उसका एजेंट। मतलब सिंपल बात है सर, अगर मेरे ही बिजनेस पे हम चारों ओनर है, ठीक है, मतलब ए बी सी डी चारों ओनर है, तो ए कहेगा भाई मैं ओनर हूँ, बी भी कहेगा मैं भी ओनर हूँ, सी भी कहेगा मैं भी ओनर हूँ, और डी भी कहेगा मैं भी ओनर हूँ, मतलब मालिक। एक ए कहता है कि मैं मालिक, बी कहता है कि मैं मालिक, सी कहता है मैं मालिक, डी कहता है मैं मालिक। तो सारे के सारे लोग अगर ओनर या मालिक है, बात को समझे, मालिक मतलब ओनर, ठीक है, बिजनेस को ओन करता है। कोई भी एक फार्म ओपन कर लो, मानो कि फार्म का नाम है ए बी सी डी एंड एसोसिएट्स। अब रास्ते में आप निकले हो, अगर ए को कोई पूछता है कि भाई तुम क्या करते हो, तो कहता है कि मैं तो एबीसीडी एंड एसोसिएट्स में, तो मेरा फार्म है, मतलब वो ऐसे ही बोलते हैं, लोगों को अपना कार्ड देते हैं तो क्या बोलते हैं कि भाई एबीसीडी एंड एसोसिएट्स इज माय फार्म, ठीक है, चाहे चार्टर्ड हो, जो भी फार्म है आपका, या फिर जो भी पार्टनरशिप बिजनेस है आपका। सो ए भी कहेगा मैं भी ओनर, डी भी कहेगा मैं भी ओनर, सी भी कहेगा मैं भी ओनर, डी भी कहेगा मैं भी ओनर। तो सर सभी तो ओनर हो गया। तो सब अगर अलग अलग ओनर है तो इनके बीच में क्या रिश्ता बन सकता है? हाँ, एक सीरियल याद आ गया फिर से सर, रोज आपको सीरियल याद आ जाता है। हाँ सर, एक सीरियल फिर से याद आ गया, स्टार प्लस पे बचपन में सुनता था, मैं देखता तो नहीं था सर बचपन में सीरियल वगैरह, बट सुनता था, कान में आता था, क्योंकि घर में माँ बहनें लोग देखते हैं ना। तो एक सीरियल आता था, ये रिश्ता क्या कहलाता है, आप लोग नाम सुने हो सर ऐसा? हाँ, स्टार प्लस में शायद अभी भी होता होगा, क्योंकि कोई कुछ कुछ सीरियल तो शायद 10-15 साल से चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही एक चलता था, ये रिश्ता क्या कहलाता है। नाउ द बिग क्वेश्चन इज दैट कि एबीसीडी जो भी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बनते हैं, इनके मन में भी वही सवाल है कि हम सब तो ओनर है, तो फिर ये रिश्ता क्या कहलाता। सर आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? प्लीज चलो बोलो, बात समझ में आ रही है, ये सर नो? हाँ या ना, कुछ तो बताओ। सब कनेक्टेड है, चलो सब कनेक्टेड हो सर? Yes, sir. Yes, sir. ओके सर, यही बात है सर, ये रिलेशन ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, इनके बीच में क्या कनेक्शंस है, ये सिर्फ ओनर का ही बात नहीं है सर, और इवन जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी समझाया था कि ओनर भी है और एजेंट भी है, मतलब एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है, एक दूसरे का एजेंट भी है, ये तो है ही, बट मतलब इसके अलावा और भी बातें हैं जो आपको पार्टनरशिप में समझना चाहिए। सर सर ये जान के एक चार्टर्ड को क्या फायदा, ये जान के एक सीएमए को क्या फायदा, ये सीएस को क्या फायदा। ऑब्वियसली आप लोग सीएस सीएमए स्टूडेंट्स हो, एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई कोई सिर्फ सीए कर रहे हैं, कोई सिर्फ सीए सीएमए दोनों कर रहा है, कोई सीए सीएस भी साथ में कर रहा है। सर जानने का पर्पस क्या है? सर पर्पस इसका एक ही है कि जब आप लोग रियल लाइफ में प्रैक्टिकली जब किसी को सजेस्ट करोगे, और जब किसी कोई डिस्प्यूट क्रिएट होगा, तो आपको इतना नॉलेज तो होना चाहिए कि भाई इनके बीच में जो भी प्रॉब्लम हुआ है, या फिर इनके बीच में जो भी सिचुएशन है, इसको कैसे सुलझा जाए, इसको कैसे सेटल किया जाए, ठीक है। तो इफ यू नो द डिटेल्स ऑफ पार्टनरशिप, देन ओनली यू कैन सजेस्ट एनी अदर पर्सन कि भाई तुम्हारे बीच में रिश्ता के बारे में सरकार क्या कहता है, मतलब लॉ क्या कहता है। तो इन पे देखो, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होता है, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद थर्ड पार्टीज क्या होता है, इम्प्लाइड ऑथोरिटी ऑफ ए पार्टनर क्या होता है। इम्प्लाइड मतलब कुछ चीजें डायरेक्टली लिखने का भी जरूरत नहीं है, वो इम्प्लाइड हो जाता है। एक्ट्स बियॉन्ड इम्प्लाइड ऑथोरिटी क्या हो सकता है, एक्सटेंशन एंड रजिस्ट्रेशन रेस्ट्रिक्शंस ऑफ पार्टनर्स, इम्प्लाइड ऑथोरिटी में क्या रेस्ट्रिक्शंस है, एडमिशन बाय पार्टनर्स, इसके ऊपर तो अकाउंट्स में ट्रीटमेंट भी होता है,
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है, एडमिशन बाय पार्टनर्स, लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टनर कमिंग इन एंड गोइंग आउट, जो बिजनेस में कम्स इन कर रहा है या गोज आउट कर रहा है, ये भी अनदर अकाउंटिंग पार्ट। बिजनेस में जब कोई पार्टनर एंटर करता है और जो पार्टनर बाहर चला जाता है, से फॉर एग्जांपल ऐसा तो होता है ना सर, एक पार्टनरशिप बिजनेस सालों, मतलब कोई 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल, मोर देन 100 ईयर्स भी चल सकता है। जब तक पार्टनर्स है तब तक चलेगा। तो मानो एबीसीडी पार्टनर है, डी छोड़ के जा रहे हैं, डी आउट हो जा रहा है सर, आउट गोइंग, ठीक है, डी की जगह में डी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी आ सकता है, या फिर डी चला जाएगा, उसके जगह में कोई और आएगा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, ये जो आउट गोइंग या इनकमिंग, ठीक है, कोई इन करेगा तो कोई आउट करेगा, तो इनके बीच में क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होता है, ठीक है, ये सब बातें जानना है सर। कब कब ऐसा हो सकता है कि पार्टनर आ रहा है, पार्टनर जा रहा है? सर नॉर्मली आउट गोइंग के पीछे 2-3 रीजन तो होगा। जैसे कि पार्टनर, देखो पार्टनर ह्यूमन बीइंग होता है, सब इंसान है सर, रोबोट तो कोई है नहीं, रोबोट तो कोई है नहीं, ह्यूमन बीइंग है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो डेथ तो होगा ना, डेथ तो होगा, और अगर पार्टनर का डेथ हो जाए तो उसको पार्टनरशिप छोड़ के जाना पड़ेगा, या फिर पार्टनर क्या बोलेगा, नहीं भाई मैं तो डेथ के बाद भी, तो अब पता नहीं डेथ के बाद लोग नीचे जाते हैं कि ऊपर जाते हैं, बट एक आम सोच होता है, एक नॉर्मल सोसाइटी का एक बिलीफ होता है कि हम लोग ऊपर ही जाते हैं, है ना, हम लोग ऊपर चले जाते हैं। सो अगर आप जाओगे या डाउन जाओगे, डोंट नो सर, नो वन नोस, मैं भी आप में जाऊंगा कि डाउन में जाऊंगा पता नहीं। तो सवाल ये उठता है कि डेथ के बाद ऊपर से पार्टनर बन के रहेंगे या नीचे से पार्टनर बन के रहेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। सो बंगाली में हम लोग बहुत सुंदर सा लैंग्वेज बोलते हैं, ये वो लोग त्याग कोरिया परलोक, ठीक है, मतलब ये वाला धरती छोड़ के किसी दूसरे लोक में चले जाते हैं। नाउ वी डोंट नो सर, ठीक है, कि ये दूसरा लोक क्या है, ठीक है, सो व्हाटएवर, लेकिन डेथ के बाद आउटगोइंग तो होना ही पड़ता है, चाहे कोई भी पार्टनर हो किसी भी बिजनेस में। इंसॉल्वेंट बन जाते हैं कोई कोई, तो अगर आप इंसॉल्वेंट बन जाते हो तो इंसॉल्वेंट होकर थोड़ी ना पार्टनर बन के रह सकते सर, इंसॉल्वेंट पार्टनर नहीं रह सकता, क्योंकि इंसॉल्वेंट व्यक्ति के साथ, इंसॉल्वेंट पर्सन के साथ कोई भी किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो फिर इंसॉल्वेंट कैसे कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी बोला हुआ है, ठीक है। या फिर एक्सपाल्शन का कॉन्सेप्ट हो सकता है, रिटायरमेंट का मैटर हो सकता है, एक्सपाल्शन मतलब एक्सपेल कर देना, रिटायरमेंट हो जाना, या फिर न्यू पार्टनर का आना, ठीक है। तो न्यू पार्टनर आ सकता है, आउटगोइंग पार्टनर जा सकता है, वैरायटीज ऑफ रीजन इज देयर। अब यही सब जानना है कि भाई पार्टनर के बीच में क्या कनेक्शंस होता है, क्या रिश्ता बनता है, और ये सब कहाँ बोला है सर? सर सेक्शन वाइज डिस्कस किया गया है, जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर सेक्शन 9। सर एग्जाम में सेक्शन पूछते हैं, अरे बिल्कुल 100% पूछता है सर। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो, जैसे कि चार्टर्ड में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, सीएस इंटरमीडिएट एग्जीक्यूटिव लेवल में सब्जेक्टिव होते हैं, सीएमए इंटरमीडिएट में सब्जेक्टिव होते हैं। तो जब सब्जेक्टिव होगा लिखना पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन में आपको मेंशन करे ना करे। हाँ, अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहा है तो इन दैट केस आपको खुद से मेंशन करने का जरूरत तो है नहीं, बट अगर कहीं पर क्वेश्चन में ही सेक्शन पूछ लिया तो जवाब देना पड़ेगा, यू मस्ट हैव। तो इसलिए सेक्शन याद करके ही लॉ पढ़ना पड़ता है, बिकॉज सेक्शंस पे लॉ का एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, बिकॉज हर पॉइंट के बारे में कोई ना कोई सेक्शन कुछ बोलता है, तभी लॉ उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे सकता है, ठीक है। मतलब हम लोग बोलते हैं ना भाई, मानो दोनों फ्रेंड के बीच में लड़ाई चल रहा है, और एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को बोल रहा है, बहुत चिल्ला रहे तब से, ये बता लिखा कहाँ। एग्जैक्टली, अगर आपको प्रूफ देना है ना, तो ये सेक्शन बहुत काम करेगा, ठीक है। जैसे बहुत सारे पुरानी चीजों में हम लोग आजकल बात करते हैं, अभी भी बहुत सारे लोग, जैसे कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग हमारे देश में भी, हमारे इतिहास है बट हम उसको माइथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अब माइथोलॉजी क्यों बोल देते हैं? क्योंकि इतना पुराना है, इतना पुराना है, मतलब ना तो उसके बारे में, जैसे मानो रामायण, ठीक है, जैसे मानो महाभारत, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसके अगर सेक्शन सब सेक्शन मिल जाता ना, ऐसे किताब है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसे मीथ बोल देते हैं। मतलब एक मार्केट में एक चलन है सर, समाज में, पता नहीं कब से ये चलन हुआ है, बट हम लोग बोलते हैं कि ये मीथ है, मतलब माइथोलॉजी, ठीक है, रियल लाइफ में इसका कोई कनेक्शन नहीं है। बट आजकल कुछ प्रूफ मिल रहा है, ठीक है, जैसे नासा ने कुछ प्रूफ दिया, ठीक है, नासा ने बताया, ठीक है,
जैसे महाभारत में कृष्ण भगवान का जो गुजरात में द्वारका बोल के जो सिटी है आज भी है, ठीक है, तो द्वारका का प्रूफ नासा ने दिया, तो कुछ साइंटिस्ट ने जैसे ही नासा के बारे में नासा ने जैसे ही बताया तो लोग बोल रहे हैं कि हाँ हो सकता है या फिर है। जैसे रामायण में जो राम सेतु, ठीक है, जिसको हनुमान जी ने बनाया था बोल के रामायण में लिखा हुआ है, ठीक है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि भाई ये सब ऐसे इंसान टाइप का हनुमान थोड़ी हो सकता है, ठीक है, तो लोग बोल दिए कि भाई ये किससे कहानी है, लेकिन नासा बोला कि यस, राम सेतु वॉज देयर और उसका सैटेलाइट इमेज भी निकाला गया है। अब आजकल क्या हो रहा है, सेक्शन सबसेक्शन निकल रहा है, तो फिर जब सेक्शन सबसेक्शन निकल जाते हैं तो हम लोग प्रूफ दे देते हैं, है ना। तो जितना मॉडर्न रिलीजियन है सर, मॉडर्न जो भी स्टोरी है आप देखोगे उसका प्रूफ मिल जाता है, तो क्योंकि प्रूफ मिल जाता है तो फिर उसको सच मानते हैं और उसको ट्रू हिस्ट्री मान जाते हैं। एग्जैक्टली मैं क्यों ये बोलने का कोशिश कर रहा था कि हर चीज को प्रूफ देने का जरूरत पड़ जाता है, डॉक्यूमेंटेशन का जरूरत पड़ जाता है। तो लॉ में ये सेक्शन सबसेक्शन डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ का एक जरिया है। अब कोई बोलते हैं सर क्या सेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है? सर ये इंपॉर्टेंस है कि कहाँ है, क्यों है, कब लिखा गया है, ये सब बाद में बहुत काम आता है, ठीक है। इवन इसीलिए इवन रिसेंट ट्रेंड में भी जब आपको कोई केस लड़ना हो तो आपको सेक्शन याद करके ही केस लड़ना पड़ेगा कोर्ट में, कि भाई यहाँ पर इस सेक्शन में ऐसा बोला गया है, तो उसी की बेसिस में केस लड़ा जाएगा। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलो सर ठीक है, समझ गए। तो जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर के बारे में सेक्शन 9 क्या कहा? सेक्शन 9 कहा पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ द फर्म विद द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, greatest common advantage to be just and faithful to each other, to be just, just मतलब न्याय, न्याय समझते हो? ये जस्ट का क्या मतलब है? हम लोग जो बोलते हैं ना जस्ट, हाँ जस्ट अभी कर रहे हैं, वो जस्ट नहीं, ये जस्ट का मतलब है लॉ में न्याय करना, ठीक है। मतलब अगर किसी फार्म में ए बी सी डी बोल के कोई 4 फ्रेंड मिलके फार्म बनाया है, तो एक दूसरे के प्रति अनजस्टिस नहीं करेगा, जस्ट करेगा, अनजस्ट नहीं करेगा। जस्टिस अनजस्टिस वहां से आया है, ठीक है। तो टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर, फेथफुल मतलब एक दूसरे को विश्वास करेगा, फेथफुल, ठीक है। तो उसी मुद्दे पे पार्टनरशिप बनता है। पार्टनरशिप में फेथ होना जरूरी है, पार्टनरशिप में जस्ट होना जरूरी है, एंड टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इंफॉर्मेशन। अकाउंट मतलब हिसाब। जो भी एक पार्टनरशिप बिजनेस मेंटेन करेगा, एबीसीडी हो या जो भी XYZ हो, जो भी फार्म है, वो प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करेगा, फुल इंफॉर्मेशन मेंटेन करेगा, अफेक्टिंग द फर्म टू एनी पार्टनर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जो भी चीजें फार्म को अफेक्ट करता है या पार्टनर को अफेक्ट करता है या फिर उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अफेक्ट करेगा, जैसे मानो डी नहीं है या डी डिजीज पार्टनर हो गया है या डेथ हो गया है, तो डी के जगह में डी का लीगल हायर जो है, मतलब जो उनका बेटा बेटी हो सकता है, या फिर डी ने अगर किसी को नॉमिनी बना के गया है तो वो उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। तो वॉट एवर जो फार्म को अफेक्ट करेगा, जो पार्टनर को अफेक्ट करेगा, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अफेक्ट करेगा, वो हर एक मैटर फुल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना चाहिए। इसलिए कहता है सर पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फार्म विद द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। कॉमन एडवांटेज में काम करेगा, अपने एडवांटेज के लिए नहीं, फार्म के लिए काम करेगा, सिर्फ अपने लिए नहीं। यही तो प्रॉब्लम है सर, पार्टनरशिप बिजनेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी यही है, और पार्टनरशिप बिजनेस का सबसे बड़ा पावर भी यही है। पावर क्या है सर? पार्टनरशिप का पावर क्या है? पार्टनरशिप का पावर है कि अगर फेथ है, पार्टनरशिप का पावर क्या है? अगर फेथ है, एक दूसरे पे जस्ट है, मतलब विश्वास है, न्याय है, तो सुविधा क्या है सर? जितना बड़ा पार्टनरशिप होगा उतना कैपिटल होगा, हाँ, मैन पावर उतना होगा, काम उतना अच्छे से हो पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या कॉमन एडवांटेज में सब काम करते हैं? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। क्योंकि आज के डेट में एक प्रॉब्लम है, मतलब जितना समय, मतलब जिसको हम लोग सो कॉल्ड मॉडर्न बोलते हैं, मॉडर्न टाइम, ठीक है, मॉडर्न टाइम का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ह्यूमन बीइंग डे बाय डे सेल्फिश हो जा रहा है, इंक्लूडिंग मी, ठीक है। मतलब जब मैं ह्यूमन बीइंग का बात करता हूँ मैं भी उस पर पढ़ता हूँ सर, ठीक है। हम सब बड़ा सेल्फिश हो जा रहे हैं सर। सेल्फिश मतलब सेल्फ सेंट्रिक, सिर्फ अपने बारे में सोचना। कोई भी डिसीजन लेने के टाइम पे, मतलब सिंपल एग्जांपल है, ये जब एक डिसीजन लेता है
तो ये नहीं सोचता कि बी का क्या होगा, या फिर बी जब कोई डिसीजन लेता है तो ये नहीं सोचता सी या डी का क्या होगा। मतलब एक दूसरे के बारे में सोचना आजकल जैसे कम हो गया है सर, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है, सब अपने बारे में सोचता है। तो सिर्फ अपने बारे में सोचना कॉमन एडवांटेज, मतलब कॉमन क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया ना, सिर्फ अपने बारे में सोचना। और यही प्रॉब्लम है। और पार्टनरशिप में जनरल ड्यूटी है कि आप क्या ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में फील कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ए का मतलब चाहे कोई भी पार्टनर है फार्म में, पार्टनर जो भी डिसीजन लेगा, गुड इवनिंग, पार्टनर जो भी डिसीजन लेगा सब में अपना अपना हित नहीं, सबका हित होना चाहिए। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज का कुछ स्लोगन होता है ना, ठीक है, कि जैसे कांग्रेस का एक स्लोगन है, कांग्रेस के हाथ सबके साथ, है ना। बीजेपी का एक स्लोगन है, क्या स्लोगन है, आ, सबका साथ सबका विकास। सीपीएम का स्लोगन, सीपीएम का स्लोगन क्या है, तृणमूल का याद आ रहा है सर एक, माँ माटी मानुष। मतलब स्लोगन में एक चीज है ना सर, कॉमन एडवांटेज का बात करते हैं सर, रियलिटी में हो नहीं रहा है कि नहीं हो रहा है उस पर मैं बात नहीं कर। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, आई होप यू अंडरस्टैंड कि एक बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस में कॉमन एडवांटेज का क्या मतलब है, वही बताने का कोशिश चल रहा है। अच्छा, एनालिसिस ऑफ सेक्शन 9, the partners should carry business of the firm with the greatest common advantage, and latter they should render to any partner or his legal representative full info of all things affecting the firm. Partner must observe the utmost good faith in his dealings with the other partners. एक example दिया, in a transactions between partner for the sale and purchase of share in the business, if one of them is better acquainted with the accounts than the other, it is duty to disclose all material facts. अगर बिजनेस में किसी पार्टनर्स के बीच में शेयर सेल और परचेस का डिस्कशन चल रहा है, if one of them is better acquainted with the accounts than other, it is duty to disclose all material facts. सारे के सारे मटेरियल फैक्ट अगर कोई एक जन बेहतर है तो वो सबको बताए कि कौन बेहतर सिचुएशन में है, कि कौन बेहतर समझ रहा है। तो यही बोल रहे सर, ऑल द पार्टनर्स आर बाउंड टू रेंडर अकाउंट्स टू ईच अदर, बट वेयर सम ऑफ द अकाउंट्स आर गिवन बाय वन ऑफ देम, prima facie he would be the proper person to explain and give full information about it. तब हर कोई एक दूसरे को बिजनेस के बारे में हिसाब देगा, बट वेयर सम ऑफ द अकाउंट्स आर गिव्ड बाय वन ऑफ देम, मानो कुछ अकाउंट्स किसी एक के पास है। मतलब जैसे कि मैं आपको बता रहा था ए बी सी डी, अब मानो ए बी सी डी के अंदर में कोई ए जो है इसके पास जरूरत से ज्यादा अकाउंट्स, मानो कि कुछ हिसाबें हैं, ठीक है, देयर आर सर्टेन हिसाब, मतलब कुछ अकाउंट्स है, कुछ मतलब नॉट जस्ट की फाइनेंशियल अकाउंट्स, एनी काइंड ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंट्स का मतलब हिसाब होता है, वो हिसाब फाइनेंस का भी हो सकता है या फिर किसी और चीज का भी हो सकता है। लेकिन वो अगर ए के पास डेटा है तो वो बी सी डी को शेयर करे, ऐसा नहीं कि उसको सीक्रेट रखे। पार्टनरशिप में एटलीस्ट पार्टनर्स के बीच में तो कोई सीक्रेट नहीं होना चाहिए, वो सारे इंफॉर्मेशन उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर आपको ज्यादा पता है तो बता दो भाई, छिपा नहीं सकते आप, है ना। जनरल ड्यूटीज का पार्ट है ये। अच्छा, ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड, सेक्शन 10, सेक्शन 10 क्या है सर, the partner committing fraud in the conduct of the business of the firm must make good the loss sustained by the firm by his misconduct, and the amount so brought in the partnership should be divided between the partner. An act of partner imputable to the firm or the principles of agency which is a fraud on his co-partners entitles to co-partners as between themselves to throw the whole of the consequence upon him. सर माने क्या हुआ, सर माने बहुत सिंपल है, फिर से बता रहा हूँ आपको। अगर किसी के कारण फर्म को कोई हानि पहुंचता है, से फॉर एग्जांपल ए बी सी डी 4 पार्टनर है, इसमें मानो बी से कोई गलती होता है तो उसका भुगतान सबको भरना पड़ता है। तो लॉस कॉस्ट बाय इट बाय हिज फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, अगर उसने किसी भी तरह का फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर लिया, ठीक है, तो इसी को ये भरपाई करना पड़ेगा। और जो भी भरपाई ये करेगा, जो भी वो भरपाई करेगा, मतलब लॉस को भरपाई करना है, लॉस सस्टेन्ड बाय द फर्म, तो क्या बोलता है, by the firm by his misconduct and the amounts of brought in the partnership should be divided between the partner.
और इसको जो भी वो मस्ट मेक गुड द लॉस, मतलब जो भी लॉस करेगा उसको ठीक करना है। अगर डी के कारण, डी ने फ्रॉड किया था बोल के बिजनेस को लॉस हुआ है, और इसके कारण जो भी लॉस हुआ है उसको डी को खुद से भरना है, ठीक है, लॉस को भरपाई करना है, ठीक है, मैनेज करना है, मेकअप करना है। तो जो भी अमाउंट वो लॉस करके वापस लाएगा वो एबीसी अपने बीच में बिटवीन द पार्टनर डिवाइड हो जाएगा। सो ड्यूटी टू इंडेमनीफाई, इंडेमनीफाई का मतलब क्या होता है बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेमनीफाई? इंडेमनीफाई का मतलब होता है, अकाउंट्स में इसका भी एक होता है सर, इंडेमनिफिकेशंस, लॉ में भी इसके ऊपर अलग से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी इसका डिटेल्स होता है सर। इंडेमनीफाई एंड गारंटी के ऊपर बात होता है। इंडेमनीफाई का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, मतलब बंगाली में ऐसे बोलते हैं सर क्षतिपूरण, ठीक है, लॉस को भरपाई करना। अगर आपके कारण लॉस हुआ है, फ्रॉड के कारण लॉस, देखो नेचुरल कारण से लॉस हो, वो बिजनेस को सभी को मैनेज करना हो, मतलब एक बिजनेस में एक नेचुरल लॉस हो सकता है, हर बिजनेस में होता है। तो अगर एबीसीडी जो भी बिजनेस संभाल रहा है, ठीक है, 4 बंदा बन के बिजनेस संभाल रहा है, और बिजनेस में एक नेचुरल कॉज में लॉस हुआ, मानो सीजन नहीं है, या फिर कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट है जिनका रिटर्न नहीं मिल रहा है इनको, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में रिटर्न नहीं आ रहा है, आरओआई नहीं है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट दैट्स अ जेन्युइन बिजनेस रहता है, इसका लॉस थोड़ी ना किसी एक को भरना है, जो फ्रॉड होके होगा। अगर डी ने फ्रॉड किया है बाकियों के साथ, तो इसका लॉस को भरपाई डी को ही करना होगा, और जो भी अमाउंट वो लाएगा वो बाकी पार्टनर अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट करके। बोलो सर, बात समझ में आ रहा है सर? हेलो, थोड़ा बीच बीच में बोलिएगा सर। सर एक बार और बोल दीजिए सर। मतलब क्या बताए बोल? तो ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। सपोज मान के अच्छा आयन ने मुझे पूछा है, आयन धर তুই আয়ন আছে, নীল আছে, ঠিক আছে, मान की चौथा, ठीक है, मैं तीनों को ले लिए, आयन नील चौथा, तीनों पार्टनर है। मान की आयन तूने बिजनेस में कोई फ्रॉड कर लिया, अपने ही बिजनेस फ्रॉड, बहुत तरह का फ्रॉड होता है, कस्टमर को खराब चीज बेच देना, या फिर कस्टमर का ज्यादा पैसा ले लेना, एनी काइंड ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। सो फ्रॉड होगा तो फिर इसका भुगतान सिर्फ तुमको पड़ेगा कि नील चौथा सबको भरना पड़ेगा? मतलब ये तो फार्म का मैटर है। हाँ प्लीज सबको, सबको है। लेकिन अगर फ्रॉड तुमने किया है, मान की तुमने जो भी फ्रॉड किया उसका अगर वैल्यूएशन चेक किया जाए, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है वैल्यूएशन कैसे चेक किया जाएगा, लेकिन फिर भी मानो तुमने फार्म का 10,000 का लॉस कर दिया है, एग्जाम्पल के लिए, फ्रॉड करके 10,000 का लॉस कर दिया तुमने अल्टीमेटली, ठीक है, तुमने एक्चुअली सबके बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में सोचा, जिसके कारण फार्म को 10,000 का या 10 लाख का लॉस हुआ है। अब जो भी लॉस हुआ है, चाहे उसके लिए फाइन भरना पड़े, चाहे उसके लिए कोई पर्टिकुलर क्या बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट मिलना था वो तुमको नहीं मिलता है, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, कुछ भी कारण हो सकता है सर लॉस का, ठीक है। मतलब पार्टी जो है, जो क्लाइंट है तुम्हारे फार्म का, तो वो पार्टी तुमसे और आगे कॉन्ट्रैक्ट करवाना नहीं चाहता, वैरायटी ऑफ रीजन। तो अगर तुम्हारे कारण ऐसा होता है तो तुम्हें ही उसको भरना पड़ेगा, और जो भी अमाउंट तुम उसके लिए भरोगे वो नील और तथा अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। यस सर। यस और नो? স্যার যে ফ্রড করবে সেই লায়াবেল হবে। ऑब्वियसली सर, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में जो फ्रॉड करेगा वो लाएगा, मतलब क्योंकि तुम अपने ही पार्टनर को धोखा दे रहे हो, तुम अपने ही पार्टनर को धोखा दे रहे हो, सिंपल है। डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। सेक्शन 11 क्या कहता है? डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, म्यूचुअल राइट्स, म्यूचुअल मतलब हर चीज में एक म्यूचुअल राइट्स होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे जो होता है, म्यूचुअल अधिकार एंड ड्यूटीज। तो जैसे हम लोग ड्यूटी को क्या बोलेंगे, जैसे बंगाली में बोलते हैं या हिंदी में, संस्कृत में बोलते हैं कर्तव्य, ठीक है। तो तुम्हारा कुछ अधिकार है, म्यूचुअल अधिकार है, म्यूचुअल कुछ कर्तव्य भी होता है, ठीक है। सो वट एवर म्यूचुअल राइट्स एंड कर्तव्य of the partners of the firm may be determined by the contract between the partners, and such contract may be
एक्सप्रेस और मे बी इम्प्लाइड बाय कोर्स ऑफ डीलिंग्स। तो ये कुछ ड्यूटी और कुछ अधिकार बाय वर्च्यू होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक एक कॉन्सेप्ट जो एक्सप्रेस होना चाहिए कि भाई हम अपने पार्टनर्स के प्रति, अपने पार्टनरशिप फर्म के प्रति लायबल हैं ये काम करने के लिए, ठीक है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, not restraining anything contained in section 27 of the Indian Contract Act 1872. Such contract will provide that a partner shall not carry on any business other than that of the firm which is a partner. मतलब देखो सर कितना सुंदर सा बात कर रहे हैं। मानो ABCD, चलो ABCD से आपको अगर कनेक्ट नहीं हो रहा, चलो आयन नील एंड साथी, ओके। तो ANT, अच्छा नाम निकला सर, एंड एंड एसोसिएट्स। एंड मतलब पीपड़े, चीटी ना, चीटी सर, चीटी। एंड एंड एसोसिएट्स, तो एंड एंड एसोसिएट्स में, एंड एंड एसोसिएट्स ने क्या, कौन सा फॉर्म चला रहा है? एग्जाम्पल के तौर पे चलो मैं मान लिया कि आप लोग एक TS फॉर्म चला रहे हो, एग्जाम्पल है, कंपनी सेक्रेटरी फॉर्म चला रहे हो। तो बेसिकली आप ऐसे एक कंपनी सेक्रेटरी का जो जो काम होता है, GST टैक्सेशन सभी करते हो, ठीक है। कंपनी बिल्ड करना, ठीक है, सारे का ROC का काम करना, ये सब करते हो आप, सेबी का काम करना ना। ANT के बीच में नील जो है सर, वो एक गजब का डिसीजन, उसने डिसीजन लिया कि उसका वो अपनी सेल्फ सोल प्रॉपर्टीशिप में एक बिजनेस ओपन करेगा, ठीक है। क्योंकि उसके पास भी ऑथोरिटी है, उसके पास भी CS का सर्टिफिकेशन है, लाइसेंस है। तो नील क्या कर रहा है, CS का लाइसेंस लेके एक सोल प्रॉपर्टीशिप बिजनेस स्टार्ट करना, सेम काम करने के लिए। तो नाउ क्वेश्चन इज दैट कि सर आप एक ही काम के लिए पार्टनरशिप फार्म में काम करते हो, मतलब काम नहीं करते सर, आप ही का फार्म है और आप अलग से भी एक फार्म ओपन कर दिए अपने नाम पे, सोल प्रॉपर्टीशिप फार्म ओपन कर दिए, क्या ये अच्छा लग रहा है सर? इस केस में ना आपके साथ एग्रीमेंट होगा फार्म के साथ पार्टनर का कि भाई जो काम तुम कर रहे हो सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस आप नहीं कर सकते। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, तो ये रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का जो ड्यूटी या ड्यूटी बोलो, राइट बोलो, notwithstanding anything contained in section 27 of the Indian Contract Act, such contract, मतलब देखो एक्चुअली किसी को बिजनेस करने से मना नहीं किया जा सकता, बात को समझे, किसी को बिजनेस करने से आप नहीं रोक सकते। बट अगर ऐसा है, सच कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड दैट अ पार्टनर शैल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन दैट ऑफ फर्म व्हिच व्हाइल ही इज अ पार्टनर। मतलब दो बातें हैं, या तो तुम जब तक पार्टनर हो कोई दूसरे काम पे ज्वाइन नहीं कर सकते, या फिर तुम सिमिलर एक्टिविटी का काम अलग से नहीं कर सकते, कुछ भी रीजन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो सकते। मतलब नील अपने पार्टनरशिप बिजनेस से निकल के कोई दूसरा बिजनेस पे ज्वाइन नहीं कर सकता, मतलब निकल के कर सकता है पर जब तक वो पार्टनर है तब तक नहीं कर सकता, व्हाइल ही इज अ पार्टनर। या फिर सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी जो वो पार्टनरशिप फार्म के अंदर करता है उसको अलग से भी वो नहीं कर सकता। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बोलो सर, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट होना खराब है? नॉर्मली रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इलीगल है, आप किसी को हमारे देश में किसी को भी बिजनेस करने से नहीं रोका जा सकता, बट यहाँ पर बिजनेस करने से रोकना में कोई खराबी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी तुम एक जगह में कमिटेड हो। तो अगर तुम ऑलरेडी एक जगह में कमिटेड हो, अगर अगर तुमको बोला जा रहा है कि भाई तुम दूसरे कमिटमेंट ना लो, तो इसमें कोई क्या बुराई है? लॉ भी बोलते हैं कोई बुराई नहीं। हेलो, प्लीज टेल मी सर, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। सबको समझ आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Conduct of the business section 12 बात करता है subject to contract between the partners, every partner has a right to take part in the conduct of the business। हर पार्टनर को राइट है वो बिजनेस में पार्ट ले। Every partner is bound to attend diligently to his duties in the conduct of the business। Any difference arising as ordinary matters connected with the business may be decided by majority of the partners, and every partner shall have right to express his opinion before the matter is decided, but no change may be made in the nature of business without the consent of all the partners। सर बहुत सिंपल है, अगर एंड पार्टनरशिप फार्म जो है
इसमें आयन का भी ओपिनियन माना जाएगा, नील का भी ओपिनियन लिया जाएगा, चौथा का भी ओपिनियन लिया जाएगा। ओपिनियन मतलब सबका ओपिनियन देने का अधिकार है, ठीक है। कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में सबका अधिकार है सर, अधिकार होना ही चाहिए। इसमें क्या है सर, कई बार ऐसे होते हैं, मानो कि आयन का पार्टनरशिप में से फॉर एग्जांपल अमाउंट थोड़ा कम है, मानो कि इनका 1 करोड़ का बिजनेस है, जिसमें मानो चौथा ने 50 लाख दिया, नील ने मानो 30 लाख दिया, और आयन ने मानो 20 लाख दिया। तो अगर क्या जस्ट बिकॉज इसका अमाउंट कम है पार्टनरशिप में, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कम है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द बिजनेस में अधिकार कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसे से ना आको, मनी इज नॉट द मैटर हियर, ठीक है। प्रॉब्लम यही है कि हम लोग हर चीज को पैसा में कन्वर्ट कर देते हैं, हाँ, हर चीज को पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं, यही प्रॉब्लम हो गया सर। Any difference arising as to ordinary matters connected with the business may be decided by majority of the partners. Obviously, majority of the matter का मतलब majority का matter जरूर होता है, may be decided by majority, but every partner shall have right to express his opinion. मानो किसी मैटर में 2 पार्टनर्स मतलब हाँ बोल रहे हैं, मानो एंड में मानो एक मैटर पे नील और चौथा एग्री है, बट आयन इज नॉट एग्री, ठीक है। लेकिन ठीक है, मेजोरिटी का मैटर जरूर माना जाएगा, बट आयन का ओपिनियन तो लेना चाहिए बिफोर द मैटर इज डिसाइडेड। बट नो चेंज में बी मेड इन द नेचर ऑफ बिजनेस विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। बट अगर आप किसी डिसीजन पे चेंजेस लाना चाहते हो, चेंजेस लाने के टाइम पे सबका कंसेंट का मैटर करता है, सबका कंसेंट मैटर करता है। Every partner has the right to have access to and inspect and copy any of the book of the firm. Any of the book. Book मतलब अकाउंट्स के बारे में बोल रहे हैं सर, कोई भी अकाउंट्स बुक, चाहे सेल्स बुक, परचेज बुक, ठीक है, मतलब एसेट डिस्क्लोज जहां पर है, बैलेंस शीट, पीएल, एनुअल रिपोर्ट, व्हाटएवर, जो भी एक फर्म मेंटेन करता है एज पर द अकाउंटिंग रिकॉर्ड, हर बुक को चेक करने का राइट सभी पार्टनर्स को है। मतलब कोई भी अपना पावर दिखा के, अपना पैसे का रुतबा दिखा के, ठीक है, किसी को पार्टनर का अधिकार नहीं छीन सकता, नहीं छीन सकता। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर कोई पार्टनर का डेथ हो जाए, ठीक है, ही इज हियर्स और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट्स, या तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, या फिर उनके ऑथराइज्ड एजेंट्स जिनको अथॉरिटी दिया है, shall have right to access to and inspect and copy any of the books of the firm। मतलब सिंपल बात है, कोई भी पार्टनर में डेथ आ जाता है, ठीक है, कोई भी पार्टनर फार्म छोड़ के जा रहे हैं, जा नहीं रहे बेसिकली डेथ के बाद, ठीक है, जाना अलग बात होता है, रिटायरमेंट अलग बात होता है, बट अगर कोई डेथ के बाद उनके लीगल हियर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव फार्म का मेंबर बनता है, तो उन्हें भी कंपनी का सारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अधिकार होता है इंस्पेक्ट करने का। ये नहीं बोल सकता कि भाई तुम कौन हो, हम तुमको नहीं जानते। कौन बोल सकता है? जो पावरफुल है, ठीक है, वो बोल सकता है कि भाई तुम कौन हो, भाई हम तुमको नहीं जानते। पर तुम जानते नहीं हो कोई बात नहीं, बट जानना पड़ेगा। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? जैसे मानो ए एंड टी का जो है, किसको डेथ करे, करना नहीं चाहिए, एग्जाम्पल में किसी को भी डेथ दे देते हैं, चलो चौथा को डेथ कर देते हैं, ऐसा जस्ट एग्जाम्पल सर, मेरे को मार दो, अच्छा एक काम करता है, यहाँ पर सुनने में थोड़ा खराब लगता है, मैं अपने आप को मार सकता हूँ, इसमें सर का नाम दे दो, ANTP, मानो मैं इनमें एक पार्टनर था और मेरा डेथ हो गया, ठीक है, मेरा डेथ हो गया, ठीक है, सबको मेरा उम्र लग जाए सर, किसी का डेथ ना हो, सब जिंदा रहे। इसे बोलते हैं हमारे समाज में डेथ को इसी तरह से थोड़ा सा मतलब बड़ा हम लोग इमोशनल हो जाते हैं। किसी का भी डेथ, सपोज मेरा डेथ हो गया मान लो, ठीक है, तो मेरा लीगल हेयर जाके इनके बिजनेस पे, लीगल हेयर होके इनके बिजनेस पे क्या करेगा, कॉपी बुक सब चेक कर पाएगा, ठीक है, समझ में आ गया सेक्शन 12? अरे बोलो, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अरे वेरी गुड, यस सर। राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, सेक्शन 12 सबसेक्शन ए कहता है every partner has the right to take part in the business of the firm, and this is because partnership business is the business of the partners,
पार्टनरशिप बिजनेस क्या है? पार्टनर का बिजनेस है एंड देयर मैनेजमेंट पावर्स आर जनरली को एक्सटेंसिव। नाउ को एक्सटेंसिव मतलब सबका रहेगा। Now suppose this management power of the particular partner is interfered with the with and he has been wrongfully precluded with the participating therein. Can the court interfere in these circumstances? The answer is in the affirmative. मतलब हाँ court इसमें आ सकता है. The court can and will by injunction restrain other partner from doing so. It may be noted in this connection that a partner who has been wrongfully deprived of the right of participation in the management has also other remedies. For example, shoot for dissolutions and shoot for accounts without seeking dissolution, etc. माने सर आप किसी को बिजनेस में पार्ट लेने में रोक नहीं सकते, ठीक है? इसलिए कहते हैं नाउ सपोज दिस मैनेजमेंट पावर ऑफ द पर्टिकुलर पार्टनर इज इंटरफेयर्ड विद एंड ही हैज बीन wrongfully precluded from participating therein. अगर किसी को बिजनेस में ज्वाइन करने में रोका गया है तो कहता है कि क्या इसमें कोर्ट आ सकता है इस मैटर को तो ये करने के लिए? कैन द कोर्ट इंटरफेयर इन दिस सर्कमस्टेंसेस? आंसर इज यस. अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, मतलब हाँ कोर्ट आ सकता है. द कोर्ट कैन एंड विल बाय इंजंक्शन. इंजंक्शन मतलब स्टे ऑर्डर लगा देना. स्टे ऑर्डर समझते हो सर? मतलब जो भी काम चल रहा था उसको एक लिमिटेड टाइम के लिए या अनलिमिटेड टाइम के लिए रोक सकता है. इंजंक्शन लगा सकता है. इंजंक्शन लगाने पे क्या होता है? जिस मैटर पे डिस्कशन चल रहा था, जिस मैटर पे मैनेजमेंट डिसीजन ले रहा था, वो डिसीजन अभी नहीं ले पाएगा. स्टे ऑर्डर लगा देना. द कोर्ट कैन एंड विल इंजंक्शन restrain other partner from doing so and restrain other partner from doing so. It may be noted in this connection that the partner who has been wrongfully deprived, मतलब deprived मतलब जिनको अपना डिसीजन लेने में मतलब राइट टू पार्टिसिपेशन जिनका छीन लिया गया है मैनेजमेंट में, उनके पास ऑल भी रेमेडीज है कि वो डिसोल्यूशन के लिए भी जा सकता है. मतलब अगर बड़ा मैटर हो ना, वो ऐसे भी बोलेंगे कि हम लोग पार्टनरशिप को ही तोड़ना चाहते हैं क्योंकि ये पार्टनरशिप बिजनेस में भेदभाव हो रहा है, बिजनेस में पार्ट नहीं देने दिया जा रहा है, तो इस पार्टनरशिप बिजनेस को ही डिसोल्यूशन कर लिया जाए. इसके बाद हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसको अकाउंट्स में भी बड़े ही सेलिब्रेशन करके पढ़ा जाता है सर. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का कैलकुलेशंस भी होता है. शूट फॉर अकाउंट्स विदाउट सीकिंग डिसोल्यूशंस, और अकाउंट्स के लिए भी आप जा सकते हो, अकाउंट्स के मैटर पे भी केस कर सकते हो डिसोल्यूशंस पे ना जाके. मतलब सिंपल बात है, आप कोर्ट में केस कर सकते हो. ठीक है, समझ गए सर? Above mentioned provisions of law will be applicable only if there is no contract to the contrary between the partner. It is quite common. मतलब अच्छा ये जो भी बातें हैं सर, बात को सुनना. ये जो भी बात मैं कर रहा था ये तभी संभव है जब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. किसी फॉर एग्जांपल ए बी सी डी जो भी पार्टनर है, ठीक है, मानो कि इनमें कोई ऐसा एक पार्टनर है जिनको किसी पर्टिकुलर बिजनेस मैटर में डिसीजन लेने का पावर नहीं है, या फिर से फॉर एग्जांपल कोई माइनर है, ठीक है, तो वो एज पर कॉन्ट्रैक्ट है. The above mentioned provisions of law will be applicable only if there is no contract to the contrary between the partners. It is quite common to find a term partnership agreements which gives only limited power of management to a partner, or a term that the management of the partnership will remain with one or more of the partner to the exclusion of others. अगर एग्रीमेंट बना के करता है तो ठीक है. In such a case, the court will normally be unwilling to interfere with the management with such partner or partners unless it is clearly made out that something was done illegally or in the breach of the trust reposed in such partner. मतलब बहुत सिंपल है. अगर ABCD के अंदर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई सी को लिमिटेड पावर मिला है ड्यू टू देयर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, ड्यू टू देयर एग्रीमेंट, तो इन दैट केस कोर्ट इसमें ज्यादा इंटरपोज नहीं डाल सकता. लेकिन हाँ, कोर्ट जरूर मैटर को देख सकता है अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई जानबूझ के किसी को ब्रिज करना चाहता है. मतलब सी भले ही लिमिटेड पावर के साथ पार्टनर बना है, लिमिटेड कॉन्सेप्ट के साथ, बट ब्रिज ना हो सी के साथ. ब्रिज मतलब धोखा, ठीक है, मतलब एबीसी उनके साथ या एबीडी उनके साथ धोखा ना दे. ठीक है, अगर कोर्ट को कभी ऐसा लगता है तो मे बी कोर्ट उस मैटर पे अपना दिमाग मतलब अपना टांग अड़ा सकता है. हेलो सर, बात समझ में आ रहा है सर? छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं.
क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? सर 12 सबसेक्शन सी, अरे क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो। मन लगा के दिल Yes, sir. लगा के सुनते रहो सर, सब समझ में आ जाए। राइट टू बी कंसल्टेड, सेक्शन 12 सबसेक्शन सी, where any difference arises between the partners with regard to the business of the firm, it shall be determined by the views of the majority of them, and every partner shall have the right to express his opinion before the matter is decided. But no change in nature of business of the firm can be made without the consent of all the partners. ये तो आपको मैं पहले ही बोला है ना। राइट टू बी कंसल्टेड, अगर पार्टनर है बिजनेस पे सभी के साथ, चाहे कितना भी हो, आपको लगे कि भाई मेजोरिटी अगर साथ है तो फिर माइनर को क्या पूछे, है ना। मानो ए बी सी डी, ठीक है, 4 पार्टनर है, तो अगर 3 मेजर एक साइड में है तो इनका डिसीजन का क्या मतलब है? नहीं सर, कंसल्ट करो, मतलब है नहीं है वो अलग बात, बट कंसल्ट तो करना है। राइट टू बी कंसल्टेड, ठीक है। बट एक बात ध्यान रखना है सर, आप अगर किसी चीज में चेंज लाना चाहते हैं, बट नो चेंज नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द फार्म, फार्म की बिजनेस के नेचर में अगर चेंजेस लाना चाहते हो, तो ये सबके कंसेंट के बिना कभी संभव नहीं है। दिस मीन्स दैट इन रूटीन मैटर्स द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स, the opinion of the majority of the partners will prevail. Of course, the majority must act in good faith and every partner must be consulted as far as practicable. It may be mentioned that the aforesaid majority rule will not apply when there is a change in the nature of the firm itself. अगर बिजनेस का नेचर ही बदल रहा है तो इन दैट केस मेजोरिटी डिसाइड करने से भी नहीं चलेगा। अगर बिजनेस का नेचर बदल रहा है तो मेजोरिटी भी कुछ नहीं कर सकता, तब माइनर का भी, माइनॉरिटी का भी, मतलब जो भी बिजनेस में, मानो मैं जैसे आपको बोला ए बी सी डी 4 पार्टनर है, 3 राजी है, डी राजी नहीं है, अगर डी राजी नहीं है तो भी बिजनेस का नेचर को नहीं बदल सकता। बिजनेस नेचर को बदलना है तो सबका परमिशन चाहिए, सबका परमिशन, इतना तो बनता है सर। माइनॉरिटी का भी बहुत दम होता है, ठीक है, दम होता है सर। राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स, सेक्शन 12 सबसेक्शन डी में कहा, बुक्स मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स एवरी पार्टनर वेदर एक्टिव और स्लीपिंग, मतलब भले ही आप बिजनेस में स्लीपिंग पार्टनर हो, मैं पहले भी बोला ये लास्ट क्लास में, ठीक है, मतलब आप एक्टिवली बिजनेस के साथ जुड़े हुए नहीं हो बट आप पार्टनर हो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन में भी किए हो, ठीक है, तो अगर आप एक्टिव हो, स्लीपिंग हो, इज एंटाइटल्ड टू हैव एक्सेस टू एनी ऑफ द बुक्स ऑफ द फर्म एंड टू इंस्पेक्ट एंड टेक आउट द कॉपी देयरऑफ, द राइट मस्ट हाउएवर बी एक्सरसाइज्ड बोना फाइड, ठीक है, मतलब वो एकदम ट्रू सेंस में होना चाहिए, इसमें अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने का राइट सबको। राइट ऑफ लीगल हेयर्स के बारे में ऑलरेडी बोला, सेक्शन 12 सबसेक्शन ई में बोला है, इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ ए पार्टनर हिज लीगल हेयर्स or legal representative of their duty authorized agent shall have the right to access to and inspect a copy of the books of the firm. Already understood, already discuss हो चुका है, ठीक है सर। तो बहुत ही अच्छे से याद रखना सर, सेक्शन 12 में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है, 12A राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, 12B सॉरी 12A में बोला गया है राइट टू कंडक्ट पार्ट ऑफ द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, 12 सबसेक्शन सी में राइट टू बी कंसल्टेड, 12D में बोला गया है राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स एंड 12E में बोला गया है राइट ऑफ लीगल हेयर्स एंड देयर ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट्स। तो ये इस तरह से सेक्शंस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ए सी डी, ठीक है सर, समझ लें। म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज में क्या बोला है सर, उसके लिए सेक्शन 13 है, 12 का काम खत्म, ठीक है, 12 का काम खत्म, 13 में चले। राइट, म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, मतलब इनके बीच में क्या राइट्स रहेगा, क्या म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज रहेगा, ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, मतलब अगर कोई पर्टिकुलर पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसे तो फॉलो करना ही होगा, पॉइंट भी नोट है ना सर, कॉन्ट्रैक्ट अगर है तो उसे फॉलो करें, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो कुछ कॉमन बातें फॉलो करना है। पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्यूनरेशंस फॉर टेकिंग पार्ट इन द कॉन्डक्ट ऑफ द बिजनेस, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कॉन्ट्रैक्शन में, कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ बिजनेस में पार्ट लेने के लिए किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन नहीं मिल सकता। The partners are entitled to share equally in the profits earned and shall contribute equally to the losses sustained by the firm, अगर कुछ लिखा नहीं है, ठीक है,
where a partner is entitled to interest on the capital subscribed by him, such interest shall be payable only out of profits. पार्टनर अगर बिजनेस में कैपिटल दिया है, entitled to interest on the capital. Say for example, जो हम लोग एंड फार्म को बनाए थे, एंड ने जो भी फार्म बनाया था, इसमें मानो 1 करोड़ का फार्म था ना, 1 करोड़ का, इसमें तौथा ने 50 लाख दिया था, नील ने 30 लाख दिया था और आयन ने 20 लाख दिया था, ठीक है। अब ये जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन आपने किया, मानो कि किसी जरूरी सिचुएशंस में आयन ने 10 लाख कंट्रीब्यूशंस और किए, ठीक है, 10 लाख कंट्रीब्यूशंस और किए, पर इस बार इंटरेस्ट के तौर पे किया, मतलब फार्म के जरूरी में किया है, तो बाकी नील और तौथा भी राजी है कि चलो भाई हम इंटरेस्ट के तौर पे आयन से कैपिटल कंट्रीब्यूशन देते हैं। Where a partner is entitled to interest on the capital subscribed by him, such interest shall be payable only out of profits. तो वो इंटरेस्ट जो भी, मतलब 10 लाख के बदले 10% इंटरेस्ट मांगा है आयन ने, ठीक है। अगर नील और तौथा को राजी है तो बिल्कुल दे सकता है, लेकिन कहाँ से मिलेगा? प्रॉफिट से ही दिया जाएगा, ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ये सब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा भी होता है सर, कहाँ से पार्टनर का इंटरेस्ट पेमेंट होगा, ठीक है, कौन क्लेम कर सकता है, कौन नहीं क्लेम कर सकता, ये सब म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज है। A partner making for the purpose of the business any payment or advance beyond the amount of capital he has agreed to subscribe is entitled to interest thereon at the rate of 6% per annum. माने समझ रहे हो सर? अगर कोई पार्टनर बिजनेस पे कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है एग्रीड अमाउंट के बाहर, जैसे आपको मैं स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो एंड का पार्टनरशिप बना था आयन, नील और तौथा के बीच में, इसमें 2:3:5 ये इनका रेशियो था, मतलब 20 लाख आयन ने, 30 लाख नील ने एंड 50 लाख तौथा ने कंट्रीब्यूट किया था, मतलब टोटल 1 करोड़ का कंट्रीब्यूशन था। लेकिन बियॉन्ड देयर amount, the partner making for the purpose of the business any payment or advance beyond the amount of capital he has agreed to subscribe is entitled to interest thereon at rate 6% per annum. मतलब अगर मानो कि इसके बियॉन्ड, मतलब 50 लाख से भी ज्यादा अगर कोई कैपिटल तौथा को करना पड़ता है या नील को करना पड़ता है, वट एवर अमाउंट दे कंट्रीब्यूट बियॉन्ड देयर एग्रीड अमाउंट, उस पर रेट है 6%। ये अकाउंटेंसी में भी इसी को यूज किया जाता है, अगर कुछ नहीं बोला होता है तो 6% कैपिटल कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट। पार्टनरशिप अकाउंट्स में भी इसी तरह से परसेंटेज के ऊपर कैलकुलेशंस किया जाता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या करना है? हेलो, बात समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. The firm shall indemnify a partner. The firm shall indemnify a partner in respect of payment made and liabilities incurred by him in the ordinary and proper conduct of the business. जो आपको मैं पहले भी बोला था, firm shall indemnify a partner in respect of payment made and liabilities incurred by him in the ordinary and proper conduct of the business, in doing such act in an emergency for the purpose of protecting the firm from loss, as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances. That means अगर कोई पार्टनर किसी जरूरी सिचुएशंस में बिजनेस के कारण बिजनेस को कोई पेमेंट करता है तो फार्म उनके प्रति लायबल होते हैं। The firm shall indemnify a partner, ऐसे and associates किसी इमरजेंसी सिचुएशंस में अगर पड़ता है, जो हम लोगों ने बनाया था, आयन, नील एंड तौथा का फार्म है, ठीक है, आयन, नील एंड तौथा का फार्म है, इन लोगों ने जो फार्म ओपन किया था, ये फार्म किसी मुश्किल में पड़ा है, ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कॉन्डक्ट ऑफ द बिजनेस में कभी भी कोई जरूरत पड़ा, से फॉर एग्जांपल उसमें नील ने मानो कंट्रीब्यूशन किया, ठीक है, इंडेमनिफाई ए पार्टनर रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड एंड लायबिलिटीज इनकर्ड बाय हिम। तो अगर मानो नील ने अपना पर्सनल लायबिलिटी बना लिया फार्म के लिए, तो अगर नील ने पर्सनल लायबिलिटी बना लिया फार्म के लिए, तो ये फार्म का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि फार्म उस पर्टिकुलर पार्टनर को इंडेमनिफाई करेगा। इन डूइंग सच एक्ट इन एन इमरजेंसी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम लॉस। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि ऐसे केसेस में पार्टनर अपने ही फर्म को एंड एन एसोसिएट्स को लॉस से बचाता है, जो कि एक प्रूडेंट काम है। एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस पर्सन अपने केस में जो करता, मतलब नील अगर खुद का बिजनेस होता तो जो करता,
एंड के लिए भी नील वही किया अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। तो फार्म उस पर्टिकुलर पार्टनर के प्रति लायबल है। मतलब सिंपल बात है, फार्म अकेला तो नहीं है, मतलब इन दैट केस आयन एंड तथा शुड बी लायबल टू दी मतलब बेसिकली ओवरऑल पूरा फार्म नील के प्रति लायबल और इंडेमनिफाई भी करेगा जो भी पूरा का पूरा लायबिलिटी नील ने अकेला उठाया ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशंस ऑफ फॉर प्रोटेक्टिंग द फार्म फ्रॉम लॉस। अगर खुद का बिजनेस में लॉस होता तो उसको जो करना चाहिए था, सिमिलर लायबिलिटी अगर नील ने फार्म के लिए किया है तो उसी बात को फार्म भी समझते हैं और उसको इंडेमनिफाई करने के लिए फार्म को भी रेडी रहना चाहिए। और फार्म का रेडी मतलब अल्टीमेटली आयन एंड तथा का भी उनका ही सहमति, तब इफ आयन एंड तथा मस्ट एग्री विद द फार्म डिसीजन और उसको करना भी चाहिए। And another important point is that a partner shall indemnify the firm for any loss caused to it by his willful neglect in the conduct of the business। ठीक जिस तरह से फार्म अपने पार्टनर के प्रति लायबल हो जाते हैं, वैसा ही अगर कोई पार्टनर अपनी गलती के कारण फार्म को लॉस कराता है तो पार्टनर भी फार्म को इंडेमनिफाई करेगा। सिंपल, ये तो कॉमन बात है सर। अगर फार्म आपको इंडेमनिफाई कर सकता है तो आप अपने फार्म के लिए इंडेमनिफाई नहीं करोगे अगर आपके नेग्लिजेंसी में कुछ होता है तो यही है म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज सेक्शन 13। बोलो सर। टेल मी सर, सेक्शन 13 क्लियर है? हेलो, सेक्शन 13 को आप लोग और भी अच्छे से पढ़ सकते हो, चलो पढ़ा दे रहा हूँ एक बार, ठीक है? सेक्शन 13 को और अच्छे से जान सकते हो। क्या कैसे जानोगे? राइट टू रेम्युनरेशन, सेक्शन 13 सबसेक्शन ए। नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी रेम्युनरेशंस इन एडिशन टू हिज शेयर्स इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर टेकिंग पार्ट इन द बिजनेस ऑफ द। कोई भी पार्टनर, no partner is entitled to receive any remunerations in addition to his shares in the profit of the firm for taking part in the business of the firm। मतलब आपका जितना शेयर होता है फार्म में एंड जो फार्म बना है इनका जितना शेयर है, से फॉर एग्जांपल इनके एग्रीमेंट में लिखा है कि दे विल शेयर देयर प्रॉफिट इन 1:2:3 रेशियो। जो भी फार्म का प्रॉफिट होगा, अगर फार्म 10 लाख का प्रॉफिट करेगा तो 10 लाख में से आउट ऑफ 10 लाख 1/5 आयन को मिलेगा, 2/5 नील को मिलेगा एंड 3/5 चौथा को मिलेगा। तो वॉट एवर अमाउंट एज पर एग्रीमेंट दे विल गेट, इनसे 1% एक्स्ट्रा उनको नहीं मिलना चाहिए जस्ट बिकॉज वो फार्म के बिजनेस में पार्ट लिया। बट दिस रूल कैन ऑलवेज बी वेरिड बाय एन एक्सपेंस एग्रीमेंट, एक्सप्रेस एग्रीमेंट। मतलब ये जो भी होगा ये एक्सप्रेस एग्रीमेंट करके इसको वैरी किया जा सकता है कि भाई एग्रीमेंट में अगर कोई बिजनेस में पार्ट लेगा तो उनको कुछ एक्स्ट्रा दिया जाएगा, और बाय कोर्स ऑफ डीलिंग्स इन विच इवेंट द पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू रेम्युनरेशंस। रेम्युनरेशन समझते हो ना? रेम्युनरेशन मतलब फीस और सैलरी टाइप का बात है सर, ठीक है? जस्ट बिकॉज वो बिजनेस के काम पे किसी जगह में मीटिंग में गया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो काम पे गया है। लेकिन हाँ, अगर बिजनेस में स्पेशल एग्रीमेंट बना जाता है कि हाँ अगर कोई किसी पर्टिकुलर डीलिंग्स को संभाल रहा है फॉर द फार्म तो उनको एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन दिया जाए। Thus, a partner can claim remuneration even in the absence of the contract when the remuneration is payable under a continued usage of the farm. In other words, where it is customary to pay remuneration to a partner for conducting the business of the farm, he can claim it even in the absence of contract for the payment of the same। मतलब समझ रहे हो? मानो कि अगर कोई चीज फार्म में एक प्रैक्टिस है कि भाई जब जब कोई भी किसी भी बिजनेस मैटर पे डीलिंग्स करते हैं, ठीक है, टेकिंग पार्ट इन द बिजनेस ऑफ द फार्म, चाहे वो आयन करे, चाहे वो नील करे, चाहे वो तौथा करे, बट अगर ये एक कस्टमरी मतलब क्या, जो प्रथा बन चुका है कि जो भी पार्ट लेते हैं उनको एक रेम्युनरेशन दिया जाता है। तो मानो तौथा के केस में मिला है, तो अगर तौथा के केस में मिला है तो नील के केस में भी मिलेगा, आयन के केस में भी मिलेगा। तो वही बात है कि वो क्लेम कर सकता है अगर ये कस्टमरी बात है, अदरवाइज नॉर्मली ये रूल नहीं चलता, ठीक है? तो इसलिए बोला है नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी रेम्युनरेशन इन एडिशन टू हिज शेयर्स इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर टेकिंग पार्ट इन द बिजनेस। बट दिस रूल कैन ऑलवेज बी वेरी बाय एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट or by course of dealings, in which event the partner will be entitled to remunerations।
Thus, a partner can claim remunerations even in the absence of the contract when such remuneration is payable under the continued usage of the firm. In other words, when it is customary to pay remunerations to a partner for conducting the business of the firm, he can claim it even in the absence of the contract. अगर कस्टमरी हो जाता है, अगर प्रथा है, तो कॉन्ट्रैक्ट ना भी रहे तो भी वो क्लेम कर सकता है। मतलब अगर फार्म के अंदर ऐसा कस्टमरी हो जाता है। राइट टू शेयर प्रॉफिट, सेक्शन 13 सबसेक्शन बी, partners are entitled to share equally in the profits earned and so contribute equally to the losses sustained by the firm. जो पार्टनर होते हैं वो जैसे प्रॉफिट के लिए इक्वल अर्न करते हैं, लॉस के लिए भी कंट्रीब्यूट करते हैं। The amount of partner share must be ascertained by inquiring whether there is any agreement in that behalf. क्या उनके बीच में प्रॉफिट शेयर का कोई एग्रीमेंट है? अगर एग्रीमेंट है तो उसे फॉलो किया जाएगा, अगर एग्रीमेंट है तो फॉलो किया जाएगा। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया। बट इफ देयर इज नो एग्रीमेंट देन यू शुड मेक ए प्रिजम्पशंस ऑफ इक्वालिटी। इसीलिए अकाउंट्स में भी, पार्टनरशिप अकाउंट्स में भी जब आप लोग करते हो, इफ देयर इज नो एग्रीमेंट, मैम के पास अगर आप पार्टनरशिप सीखे हो तो जरूर मैम ने आपको बताया होगा कि इफ देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन दी प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में, तो इसको क्या मान लिया जाता है? इक्वालिटी बिटवीन द पार्टनर एंड द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट शेयर आर अनइक्वल will lie on the party alleging the same. अगर कोई बोलेगा कि नहीं इक्वल नहीं है, तो फिर उसको प्रूव करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर पार्टी को कि क्यों सेम नहीं। ये बर्डन ऑफ प्रूफ उन पे लगता है जो ये बेसिकली एलिगेशन लगाया कि नहीं इक्वल नहीं है, तो उसे प्रूव करना पड़ेगा कि भाई क्यों इक्वल नहीं है। There is no connection between the proportions in which the partner shall share the profit and the proportion in which they have contributed towards the capital of the, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग के साथ कैपिटल कंट्रीब्यूशन का कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि जितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन जिस तरह से होगा प्रॉफिट शेयरिंग भी उसी तरह से होगा, ऐसा कहीं पर भी कोई कनेक्शन नहीं दिखता है। मतलब अगर मानो कि एक 1.5 करोड़ की बिजनेस में 1.5 करोड़ का बिजनेस है, एंड के पार्टनर्स ने 50 लाख करके कंट्रीब्यूट किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी सेम होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं है तो सेम माना जाएगा, बट फिर भी अगर 50 लाख देने के बाद भी इनका मतलब प्रॉफिट शेयरिंग अलग हो सकता है, ठीक है, 1:2:3 या व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए कहा है देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द proportion in which the partners shall share the profits and the proportion in which they have contributed towards the capital of the firm. फर्म की कैपिटल कंट्रीब्यूशन के साथ प्रॉफिट शेयरिंग का कोई कनेक्शन नहीं है, ये पार्टनर्स अपने बीच में डिसाइड करते हैं। आई होप इट्स क्लियर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेक्शन 13 सबसेक्शन सी, द फॉलोइंग एलिमेंट्स मस्ट बी देयर बिफोर ए पार्टनर कैन बी एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन मनीज ब्रॉट बाय हिम इन द पार्टनरशिप बिजनेस। मतलब जो भी पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लाएगा उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। एंड एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट, इसके लिए बिजनेस में एक क्लियर कट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। और प्रैक्टिस फॉर द पर्टिकुलर पार्टनरशिप, एनी ट्रेड कस्टम टू दैट इफेक्ट, अगर कोई पर्टिकुलर प्रथा है बिजनेस में उसे भी फॉलो किया जा सकता है। ट्रेड मतलब कस्टम मतलब क्या? प्रथा, कैसा चलता है इस एरिया में। स्टैट्यूटरी प्रोविजन व्हिच एंटाइटल्स हिम टू सच इंटरेस्ट, ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है जो एक पार्टनर को कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिए इंटरेस्ट, मतलब फार्म से उनको इंटरेस्ट मिलेगा, ये लायबिलिटी फार्म को क्रिएट करवाता है। इंटरेस्ट ऑन एडवांस, फार्म कई बार एडवांस प्रोवाइड करते हैं, मतलब लोन, फार्म को लोन देते हैं। मतलब एंड के अंदर अगर बात करें तो एंड में मान लो आयन है, नील है, तौथा है, फार्म को जरूरत पड़ा तो तौथा ने मानो एडवांस पे कर दिया। सपोज ए पार्टनर मेक्स एन एडवांस टू द बिजनेस in addition to the amount of capital to be contributed by him, मतलब whatever, मानो तौथा ने ऑलरेडी 50 लाख देके रखा है जो उसका नॉर्मल कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, इसके अलावा तौथा ने 2 लाख और दिया लोन के तौर पे, तब पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम इंटरेस्ट 6% पर annum, तो तौथा इस पर्टिकुलर अमाउंट पे 6% पर annum के इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है। while interest on capital account ceases to run on dissolutions, the interest on advance keep running even after dissolutions. नॉर्मली कैपिटल का जो इंटरेस्ट होता है वो डिसोल्यूशंस में खत्म हो जाता है, पर लोन का जो अमाउंट है वो डिसोल्यूशंस के बाद भी चलता है अप टू डेट ऑफ पेमेंट। मतलब समझे सर? ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब अंदर अंदर में क्या क्या बात कह देता है समझना जरूरी है। जैसे कि हम लोगों का जो बिजनेस है दैट इज एंट एंड एसोसिएट्स, मानो
एंड ऑन एसोसिएट्स के जो भी मानो 1.5 करोड़ का टोटल कैपिटल लेके ये लोग बिजनेस स्टार्ट किया। इसके बाद बिजनेस को कैपिटल का जरूरत पड़ा, मानो आयन ने बिजनेस को कैपिटल दिया, मतलब पहले जो दे दिया था 50 लाख ईच, उसके बाद आयन ने फिर बिजनेस को 5 लाख का कैपिटल दिया। पॉइंट टू बी नोटेड, कैपिटल दिया हाँ, और इस कैपिटल पे आयन इंटरेस्ट भी क्लेम करेगा। कितना? कुछ नहीं लिखा है तो 6% पर एनम, ठीक है। लेकिन रूल कहता है अगर कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रहा है बिजनेस पे, बदले में इंटरेस्ट ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। बट अगर बिजनेस मानो कि एंड का बिजनेस, अगर एंड एंड एसोसिएट्स का बिजनेस अगर डिसोल्यूशन हो जाता है तो ये इंटरेस्ट क्लेम भी वहीं पर खत्म हो जाता है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट। बट अगर ये 5 लाख कैपिटल की जगह लोन होता है, मतलब लोन मतलब एडवांस, ठीक है, तो भले ही एंड एंड एसोसिएट डिसोल्यूशन हो जाए बट ये एडवांस खत्म नहीं होता जब तक ये पेमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता। The interest on advance keep running even after dissolution and up to the date of payment. जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक एंड एंड एसोसिएट्स लायबल रहेगा जो भी फर्म को एडवांस पे करेगा। एडवांस इज द लोन, लोन का इंटरेस्ट पे करना मैंडेटरी है, कैपिटल का इंटरेस्ट पे करना मैंडेटरी नहीं है। हाँ, जब तक बिजनेस है जरूर देना पड़ेगा, क्लेम भी करेगा, बट बिजनेस बंद होने के बाद भी लोन का लाइबिलिटी रहता है, कैपिटल का लाइबिलिटी नहीं रहता है, बिकॉज कैपिटल इज इक्विटी। आप जो कैपिटल डालोगे वो इक्विटी है। इक्विटी मतलब आपका ही पैसा, आपका ही बिजनेस, इंटरेस्ट मिले ना मिले आप बाद में बिजनेस बंद होने के बाद और क्या बोल सकते हो। बट अगर ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट 5 लाख अगर कैपिटल की जगह लोन हो जाता है तो लोन के प्रति हर और एंटिटी लायबल होते हैं। कंपनी बिजनेस में भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है सर। इक्विटी का डिविडेंड दो ना दो, शेयर होल्डर का डिविडेंड पे करो ना करो, लोन जो भी दिया है, चाहे कोई मेंबर लोन प्रोवाइड करे, चाहे कोई कंपनी लोन प्रोवाइड करे, चाहे कोई बैंक लोन प्रोवाइड करे, बिजनेस को लोन का इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, ना नहीं कर सकते। हेलो, बोलो सर। इंटरेस्ट ऑन एडवांस सेक्शन 13 सबसेक्शन डी क्लियर है? कैपिटल के साथ एडवांस का Yes, डिफरेंस sir. समझ में आया? कैपिटल के साथ एडवांस का डिफरेंस समझ में आया? Yes, sir. समझ में आ रहा है ना सर? मैं आपको क्यों बोला था कि अगर आप पार्टनरशिप को अच्छे से समझोगे तो पार्टनरशिप अकाउंट्स में भी आपको कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे अकाउंट्स कराने से पहले आई नो दैट कि मैम आप लोगों को लॉ बताते हैं, बट इतना डिटेल्स में लॉ अकाउंट्स में बोला नहीं जा सकता, इसीलिए लॉ पढ़ना पड़ता है। राइट टू बी इंडेमनिफाइड सेक्शन 13 सबसेक्शन डी। Every partner has the right to be indemnified by the firm in respect of payment made and liability incurred by him in the ordinary and proper conduct of the business of the firm, as well as the performance of an act of an emergency for the protecting the firm from any loss. ऑलरेडी बोल दिया आपको कि अगर कोई पार्टनर अपने फर्म को इमरजेंसी से किसी प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करता है और उसके लिए अपना लाइबिलिटी क्रिएट करता है, देन फर्म शुड लायबल टू दैट पार्टनर जो अपने ऊपर लाइबिलिटी लेके फर्म को बचाया है। सर ये कोई भी प्रूडेंट पार्टनर, कोई भी प्रूडेंट बिजनेसमैन यही करेगा। So in that case, firm should liable to that particular partner. And right to indemnify the firm, a partner must indemnify the firm for any loss caused to it, willful neglect in conduct of the business of the firm. अगर कोई पार्टनर जानबूझ के गलती से कोई गलती करता है जिसका लॉस फर्म को होता है तो ये इंडेमनिफाई करने का, इंडेमनिफाई मतलब क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडेमनिफाई करना। फर्म को इंडेमनिफाई को पर्टिकुलर पार्टनर करेगा जिसके गलती से, जानबूझ के, विलफुल गलती से ऐसा। एंड दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 13। सर देखते देखते हम लोग काफी सारा चीज पढ़ रहे हैं, एक साथ बहुत सारा चीज पढ़ते हुए चल रहे हैं। आई होप कि आप लोग भी मेरे साथ साथ रेलगाड़ी झिक 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 की तरह एक के बाद एक बॉगी को समझ रहे हो। सेक्शन मतलब एक एक बॉगी। पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी के बारे में क्या है? सेक्शन 14। सेक्शन 14 में पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के बारे में बोला। पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी क्या करें? प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, फर्म का प्रॉपर्टी में किसका अधिकार है? प्रॉपर्टी तो पूरा खेल खेलता है सर,
दुनिया भर में जिधर देखो सिर्फ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी। वर्ल्ड का हिस्ट्री देख लो, जितना युद्ध हुआ है, चाहे कंट्री के बीच में हो, चाहे स्टेट के बीच में हो, हाँ, इवन वर्ल्ड वार देख लो, एक ही कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर्टी। आज अगर घर घर में पार्टीशन है तो भी उसका कारण है प्रॉपर्टी। मतलब वो एक गाना है ना, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, कारण क्या है? प्रॉपर्टी। सर प्रॉपर्टी बहुत ही खतरनाक चीज है। बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद बच्चा बड़ा होता है, उसको समझ में नहीं आता कि बाहर सर्कस चलता है, प्रॉपर्टी का सर्कस आम आदमी की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जो लोग इस बात को धीरे धीरे समझ जाओगे, आप लोगों को ये एहसास हो जाएगा कि प्रॉपर्टी क्या चीज है। सर ऐसा क्यों है? सर ये बेसिकली प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज को अहमियत दे देना। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, अगर मैं नॉर्मल लेवल में बात करूं, ये फैमिली में जो बड़े होते हैं ना सर, सब जो फैमिली का बड़े मेंबर्स होते हैं, सब सिंपल बोले तो दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, वट माँ पापा जो भी होते हैं, इनका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है प्रॉपर्टी को प्रॉपरली अपने बच्चों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने का। ठीक है सर, जब भी ये प्रॉब्लम होता है, जब बड़ा ठीक से काम करके नहीं जाता, बच्चे लोग लड़ता है, ये फैमिली डिस्प्यूट का कारण है। और इंटरनेशनल डिस्प्यूट, जैसे चाइना के साथ इंडिया का, इंडिया के साथ पाकिस्तान का, सर ये भी बड़े का ही प्रॉब्लम है। सही टाइम पे सही काम नहीं किया गया। सर पार्टनरशिप में क्या है, चलो देखते हैं। Subject to contract between the partners, the property of the firm includes all property and rights and interest in property originally brought into the stock of the firm or acquired by purchase or otherwise by or for the firm or for the purpose and in the course of the business of the firm, and includes also the goodwill of the business. Sir, ये क्या है? कोई समझे नहीं। सर रुको समझाते हैं। Subject to contract between the partners, the property of the firm includes all property. ऑल प्रॉपर्टी एंड राइट्स एंड इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी भी है, प्रॉपर्टी में अधिकार भी है, प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट है तो वो भी है। ओरिजिनली ब्रॉट इनटू द स्टॉक ऑफ द फार्म, जिसको फार्म का स्टॉक बनाया गया, करेंट एसेट्स। और एक्वायर्ड और परचेज, या तो फार्म ने उसको बाद में बिजनेस जब चला तब उसको एक्वायर किया, परचेज किया, और अदरवाइज बाय और फॉर द फार्म और फॉर द पर्पस एंड इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फार्म एंड इंक्लूड द गुडविल ऑफ द बिजनेस। फार्म का गुडविल भी फार्म का प्रॉपर्टी है। अगर एंट एंड एसोसिएट्स मार्केट में अच्छा गुडविल बनाता है तो एंट एंड एसोसिएट्स का गुडविल भी उसका प्रॉपर्टी है। जैसे पीडब्ल्यूसी, डेलॉयट, EY, ये सब पहले पार्टनरशिप भी बनाए सर। या फिर लोधा ग्रुप, जो भी फार्म इंडिया में भी बड़ा पॉपुलर फार्म है ना, एसोसिएट्स, CSES, CMA में बड़ा बड़े बड़े फार्म है, तो वो अपना जो गुडविल कमाना है वो भी उसका प्रॉपर्टी है। सर क्या बोलते हो? अरे वही बोलता हूँ जो लॉ बोलता है। बोलता को क्या बोलता? सर बोलता को कुछ नहीं बोलता, आप सुनो। Unless the contrary intention appears, property and rights and interest in property acquired with the money belonging to the farm are deemed to have been acquired for the farm. Example analysis. The expression property of the farm, also referred to as partnership property, partnership assets, joint stock, common stock, joint estate, denotes all property, rights, interest to which the farm, that is, all partners collectively may be entitled. Entitled मतलब ओनरशिप। किस पे? पार्टनरशिप के एसेट्स पे, चाहे लैंड हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे फर्नीचर्स हो, चाहे गुडविल हो। मतलब सिंपल बात है, करंट एसेट्स हो या फिक्स एसेट्स, अकाउंट्स की भाषा में बोले तो। द प्रॉपर्टी व्हिच इज डीम्ड टू बी बिलोंगिंग टू द फार्म, जिसे फार्म का बिलोंगिंग माना जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स,
showing contrary intention is comprised of the following items. अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो भी किसी पार्टनर्स का प्रॉपर्टी माना जाता है. देखो, all property, rights and interests which partners may have brought into the common stock as their contribution to the common business. जिसे बिजनेस का कॉमन स्टॉक बनाया गया था. कॉमन स्टॉक मतलब जिसपे सबका अधिकार. ठीक है, मानो कोई फर्नीचर है जिसमें बिजनेस का, मानो ABCD पार्टनर है. डी के घर में एक टेबल था, तो टेबल फर्नीचर हुआ. मानो ए के घर में कोई पंप था, पंप के वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पंप ला लिया. बी के घर में एक्वागार्ड था, तो एक्वागार्ड लाया. तो इस तरह से व्हाटएवर जो बिजनेस के कॉमन पर्पस के लिए लाया गया और उसे बिजनेस का कॉमन स्टॉक बनाया गया एज देयर कंट्रीब्यूशन टू द कॉमन बिजनेस, तो उसमें बाद में सबका अधिकार हो जाएगा. भले ही ए बोलेगा मैंने पंप लाया, डी बोलेगा मैंने टेबल लाया, बी बोलेगा मैं तो एक्वागार्ड लाया, सी बोलेगा मैंने कंप्यूटर लाया, व्हाटएवर, पर उसमें अधिकार सबका होता है. All the property, rights and interest acquired or purchased by or the firm or for the purpose and the course of business of the firm, इस पे भी अधिकार सबका होगा. And goodwill of the business में भी सभी का अधिकार होगा. The determination of the question whether a particular property is or is not property of the firm ultimately depends on the real intention or agreement of the party. तो कौन सा प्रॉपर्टी फर्म का प्रॉपर्टी होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि पार्टनर्स अपने बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं. ठीक है, thus the mere fact that the property of a partner is being used for the purpose of the firm shall not by itself make it partnership property unless it is intended to be treated as such. जैसे कि मैं आपको बोला कि अगर आयन ने अपने घर से टेबल चेयर ला रहा है, अगर नील ने अपने घर से लैपटॉप ला रहा है, और चौथा ने अगर अपने घर से एक्वागार्ड ला रहा है, ठीक है, ये पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में बताना पड़ेगा कि भाई इसमें सबका अधिकार है कि नहीं, ये सबका अधिकार भी नहीं जाएगा. तो ये इंटेंशन बताना पड़ेगा. Unless it is intended to be treated as such, partners may, by an agreement at any time, convert the property of any partner or partners, any property of partner or partners, or separate property of any partner into a partnership property. एग्रीमेंट बना के उसको पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी बनाया जा सकता है. अगर एग्रीमेंट नहीं बनाएगा तो जिसका है उसका हो जाएगा. एंड सच कन्वर्जन्स इज मेड इन गुड फेथ वुड बी इफेक्चुअल बिटवीन द पार्टनर एंड अगेंस्ट द क्रेडिटर ऑफ द फर्म. और उस एसेट पे कंपनी का क्रेडिटर का कोई अधिकार नहीं है. गुडविल के बारे में कहता है सेक्शन 14, basically lays down the goodwill of a business is subject to a contract between the partners to be regarded as the property of the firm. But this section does not define the term goodwill. Goodwill क्या? Sir, goodwill past effort के कारण आज आपको जो बेनिफिट मिलता है. सर आपका गुडविल क्या? आज तक आपने जो भी अच्छा काम किया पास्ट में, ठीक है, सपोज योर एज is 20, ठीक है, your present age is 20 years. So in the last, चलो जब से हम लोग समझे हैं, ठीक है, लास्ट 10 साल में आपने अपने लिए जो किया, whatever you have done in your life, whatever good, ठीक है, whatever good thing you have done in your life, वही आपका 20 साल का गुडविल है. तो पास्ट एफर्ट के कारण जो आप आज में होते हो वही आपका गुडविल होता है. अकाउंट्स में भी इसी तरह से देखा जाता है कि बिजनेस ने अभी तक क्या किया कि बिजनेस का प्रेजेंट गुडविल कैलकुलेट करना. So goodwill is a concept which is very easy to understand but difficult to define. Goodwill may be defined as the value of the reputation of business house in respect of profit expected in future over and above the normal level of profit earned by undertaking belonging to the same class of business. मतलब सिंपल बात कह रहा है कि जो बिजनेस नॉर्मली इनकम कर सकता था, गुडविल के कारण बिजनेस कितना एक्स्ट्रा कमाएगा, वही बिजनेस का गुडविल. और वो गुडविल कैसे आया? पास्ट एफर्ट के कारण आपने जो गुडविल आज कमाया. So when a partnership firm is dissolved, every partner has a right, in the absence of any agreement to the contrary, to have the goodwill of business sold for the benefit of all the partners. अगर कोई वो बिजनेस को खरीद रहा है
अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस को परचेज कर रहा है तो उसका गुडविल का भी अलग से वैल्यूएशन किया जाता है, उसे सेल किया जाता है। ठीक है सर, गुडविल का वैल्यू होता है ना। हम लोग कितने सारे बिजनेस देखते हैं हमारी सोसाइटी में, जस्ट बिकॉज गुडविल के कारण हम लोग उस बिजनेस का प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। ये सब लोग शायद इससे भी बेहतर प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिलेगा, बट क्योंकि उस बिजनेस में गुडविल रखा है तो हम लोग सोचते हैं शायद अच्छा होगा। So goodwill is a property of the firm. It can be sold separately or along with the other properties of the firm. Any partner may, upon the sale of the goodwill of a firm, make an agreement with the buyer that such partner will not carry on any business similar to that of the firm within a specified period or within the specified local limits, not extending anything contained in section 27 of the Union Contract. तो वही बात फिर से बोल दिया कि आप जब किसी बिजनेस का गुडविल कॉन्ट्रैक्ट देखते हो तो आप अपनी बिजनेस का, से फॉर एग्जांपल जो मैं आपको पहले भी बोला था, एंट ने बिजनेस को बनाया, एंट एंड एसोसिएट्स का गुडविल एंट एंड एसोसिएट्स का ये है। नील अकेला एक फार्म बना के एंट का गुडविल को यूज नहीं कर सकता, इसलिए कहता है एनी पार्टनर में अपॉन द सेल ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म मेक एन एग्रीमेंट विद द बायर दैट सच पार्टनर विल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्म विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक सर्टेन टाइम तक मैं सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बिजनेस के गुडविल के साथ जुड़ा हुआ हूँ जिसका मैं पार्टनर। ठीक है, तो बेसिकली एक रेस्ट्रिक्शन लगाना, और ये रेस्ट्रिक्शन वैलिड है। सच एग्रीमेंट शैल बी वैलिड इफ द रेस्ट्रिक्शन इंपोज्ड आर रीजनेबल। वी ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग्स। प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टनर, where the property is exclusively belonging to a person, it does not become a property of the partnership merely because it is used for the business of the partnership. Such property will become property of the partnership if there is an agreement. अगर कोई प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर पर्सन को बिलोंग करता है तो ये कभी भी किसी पार्टनरशिप का नहीं हो सकता। पार्टनरशिप का तभी हो सकता है जब पार्टनरशिप में उसको कन्वर्ट किया गया हो। अगर पार्टनरशिप में कन्वर्ट नहीं किया गया है कोई प्रॉपर्टी, चाहे वो लैंड हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर्स हो, फिक्चर्स हो, एनीथिंग, अगर उसे आप पार्टनरशिप में कन्वर्ट नहीं किए तो जब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे तो वो किसी कभी भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट का पार्ट नहीं बनेगा। सेक्शन 15 में आ जाओ सर, एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। ठीक है, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी हेल्ड एंड यूज्ड बाय द पार्टनर्स एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस। पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप बिजनेस के कारण ही यूज होगा, किसी दूसरे पर्पस में यूज नहीं हो सकता। सिंपल बात है, सेक्शन 15 में क्लियरली बोला है। मतलब एप्लीकेशन मतलब पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी किस पर्पस में एप्लीकेबल होगा। पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी पार्टनरशिप बिजनेस के पर्पस में ही एप्लीकेबल होगा, किसी पर्टिकुलर इंसान के पर्पस में यूज नहीं हो सकता। सर अगर कोई पर्टिकुलर पार्टनर पर्सनली प्रॉफिट अर्न करता है तो सेक्शन 16 उसके बारे में कहता है। इतना सारा बातें हैं सर, बातें ये कहीं से खत्म ही नहीं होता। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16, सब्जेक्ट टू ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, if a partner derives any profit for himself from any transactions of the firm or from the use of the property of business connection of the firm or for the firm name, he shall account for that profit and pay it to the firm. He shall account for that profit and pay it to the firm. उसका हिसाब भी देगा और वो फर्म को देगा भी। If a partner carry on any business of the same nature as in competing with that of the firm, he shall account for and pay the firm all profit made by him in that business. मतलब अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करते हो जो सेम टू सेम पार्टनरशिप का ही तरह है और बेसिकली वो पार्टनरशिप को कंपीटिंग कर रहा है, तो अगर आप कोई भी प्रॉफिट खुद से कर रहे हो तो उसमें भी पार्टनर का ही अधिकार है। सिंपल बात है। एंड आयन नील चौथा का जो पार्टनरशिप फॉर्म है, अगर मानो चौथा पर्सनली कोई प्रॉफिट कर रहा है सिमिलर नेचर का, जो कि मतलब उसी के पार्टनरशिप बिजनेस का ही कंपटीशन के अंदर आ गया, तो अगर चौथा पर्सनली भी कुछ प्रॉफिट करेगा तो उस प्रॉफिट में आयन का नील का भी अधिकार है, बिकॉज वो सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस को यूज करके ही प्रॉफिट करता। अगर एग्रीमेंट नहीं है ऐसा कुछ तो चौथा अपना प्रॉफिट रख सकता है, कि नहीं वो अलग से कर सकता है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो नॉर्मल बात कहता है पर्सनल प्रॉफिट अर्न्ड बाय पार्टनर्स उसमें अधिकार सकता है। क्लियर हो रहा है बात आप लोगों को?
Yes, sir. चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, Yes, sir. कुछ एग्जाम्पल करते हैं, आप लोगों को और क्लैरिटी मिलेगा। A, B, C and D established a partnership business for refining sugar. चीनी को रिफाइन करने। A, who was himself for a wholesale grocers. A कौन है? जो एक wholesale grocery seller भी है। Was interested with the work of selection and purchase of sugar. जिसके पास काम क्या है? वो काम को सिलेक्ट करता है और शुगर खरीदते हैं। As a wholesale grocers, grocer मतलब grocery sellers. A was well aware of the variations in the sugar market. तो एक को ना शुगर मार्केट का अलग अलग वेरिएशंस के बारे में नॉलेज है एंड हैड द सुइटेबल सेंस ऑफ प्रॉपर्टी एज रिगार्ड परचेस ऑफ शुगर। he has already in stock sugar purchased he had already in stock sugar purchased at a low price which he sold to the farm when it was in need of some। अब ए ने अपने लिए जो भी किया था उसको वो फार्म को प्रॉफिट में बेचा विदाउट इन्फॉर्मिंग द पार्टनर दैट द शुगर सोल्ड हैड बिलोंग टू हिम। जो भी शुगर सेल किया गया है वो एक्चुअली उसी का है। It was held that he was bound to account to the farm for the profits so made by him. This rule, however, is subject to a contract between partners. माने समझा सर? ABC D चारों मिलके शुगर रिफाइन का काम कर रहा है, लेकिन A अपने से एक होलसेल ग्रोसर है और उसे चीनी मार्केट का बड़ा अच्छा खासा नॉलेज है और उसने चीनी मार्केट का चीनी को प्रोक्योर किया मार्केट से। मतलब ए के पास दायित्व भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था कि मार्केट से रॉ शुगर को ढूंढना अलग अलग क्वालिटी का और फिर उसको फार्म के लिए कलेक्ट करके लाना। अब ए ने क्या किया, अपने ही बिजनेस का जो उसका ग्रोसरी था, ए का जो अपना ग्रोसरी था उसी का बिजनेस के नाम पे कुछ शुगर का मैटर मतलब रॉ मटेरियल अपने ही फार्म को सेल कर दिया प्रॉफिट रख के। He has already in stock sugar purchase at a low price. पहले से ही उसके पास लो प्राइस में शुगर परचेस किया हुआ था जिसको उसने सेल कर दिया फार्म को, जो उन चारों का फार्म। और वो पार्टनर को इन्फॉर्म भी नहीं किया ये जो चीनी आपको सेल किया ये मेरा है। It was held that he was bound to account to the farm for the profits so made by him. तो जो भी प्रॉफिट करेगा उसके बारे में फार्म को बताना चाहिए, बट हाँ इस रूल however is subject to a contract between the party। इसके बारे में फार्म के पार्टनर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट भी होना चाहिए या हो सकता है। अगर कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है तो नो इशू कि भाई ये अपना चीज फार्म को बेच सकता है और उसके बारे में फार्म को बताने का भी जरूरत नहीं है। अगर फार्म उसको सही मानता है तो करेगा, अगर नहीं मानता है तो फार्म को बताना पड़ेगा कि भाई मैंने इसमें कितना प्रॉफिट किया, बिकॉज यू आर अकाउंटेबल। आप अपने फार्म के प्रति अकाउंटेबल हो कि भाई ये तुम्हारे पर्सनल बिजनेस का प्रॉफिट का क्या हाल है उसके बारे में बताओ। क्लियर है सर? तो इसका सिंपल मतलब है when a partner carries on a competing business he must account for and pay to the firm all profit made by him in that business। अगर आप सिमिलर कॉम्पिटिटिंग बिजनेस में हो जो भी प्रॉफिट तुम अलग से करोगे वो सभी प्रॉफिट अल्टीमेटली फार्म को बिलोंग करेगा। A, B, C, D started a business in partnership for importing salt from foreign countries। विदेश से सॉल्ट लाओगे एंड सेलिंग इट एट चिटागोंग। सेल करोगे चिटागोंग में। चिटागोंग कहाँ है सर? चिटागोंग कहाँ है? बांग्लादेश में। चिटागोंग का पुराना नाम है मतलब ओरिजिनल नाम है चट्टग्राम। चट्टग्राम बंगाली एरिया है सर, बांग्लादेश में है। तो चट्टग्राम हिंदी में कोई कोई इसको चटगांव चटगांव भी बोलते हैं, लेकिन ये रहा अपना चट्टग्राम। ओरिजिनल नेम इज चट्टग्राम। ठीक है, आई थिंक चट्टोपाध्याय लोग रहते थे इसलिए मे भी इसका नाम है। ठीक है, चट्टोपाध्याय लोग, चट्टो यही से आया है सर। ठीक है, बिकॉज बांग्लादेश का इतिहास जिनको पता है तो ये चट्टग्राम में आपको, आप इंडिया में अगर मतलब सॉल्ट को फॉरेन से ला रहे हो और चट्टग्राम में आप क्या करोगे, उसको इंपोर्ट करो। ठीक है, एक्सपोर्ट करो। इट्स लाइक दैट। तो चट्टग्राम में अगर आप उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे तो क्या बोलता है सर
A, B, C, and D started a business in partnership for importing salt for foreign ports and selling it at Chittagong. It struck certain transactions in salt on its own account, which were found to be the same nature as the business carried on by partnership. It was held that A was liable to account to the firm for profit of the business so made by him. This rule is also subject to contract between partners. मतलब ये अपने नाम पे कुछ काम कर लिया, मतलब फॉरेन पोर्ट से जो ला रहा है चिटागांग में भेज दिया, which were found to be the same nature as the business carried by partnership. मतलब ABCD जो काम कर रहा है वही काम अगर A अलग से कर रहा और उसमें जो भी प्रॉफिट वो करेगा उसका हिसाब तो उसको फार्म को देना ही पड़ेगा, और एक्चुअली वो फार्म का भी पार्ट बन सकता है. तो व्हाटएवर दिस रूल इज आल्सो सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनरशिप. अगर पार्टनर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि हाँ ए ऐसा अलग से कर सकता है, देन देयर इज नो इशू विद दैट. बट अगर कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, then in that case A is also accountable to the. सर अगर आपको नियम पता लग रहा है तो इट्स वेरी सिंपल, पर अगर आप समझ में नहीं पा रहे हो तो समझने का कोई बात है ही नहीं. इट्स ऑल अबाउट द डिटेल स्टडी एंड टू अंडरस्टैंड द प्रोविजंस. अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं. तो बोलो सर, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये सर नो. यस सर. सभी को समझ में आ रहा है ना? जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है सर, सेक्शन 17 का पॉइंट. सेक्शन 17 क्या कहता है? राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आफ्टर ए चेंज इन द फर्म. आफ्टर ए चेंज इन द फर्म. सर चेंज इन द फर्म क्या है? सेक्शन 17 कहता है बिफोर गोइंग इनटू राइट्स एंड ड्यूटीज वी शुड फर्स्ट नो हाउ ए चेंज में टेक प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द फर्म. फर्म का भी संविधान होगा. संविधान मतलब रूल्स रेगुलेशंस जिसके तहत फर्म बना है. इट में ऑकर इन वन ऑफ द फोर वेज. पहले न्यू पार्टनर और पार्टनर्स कमिंग. अगर बिजनेस में न्यू पार्टनर एंटर कर रहा है तो फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाता है. पहले अगर A&T पार्टनर था, ठीक है, मानो अभी A&T के साथ O आ गई, तो पहले एंड एसोसिएट्स था, अभी एंटो एसोसिएट्स हो जाए. ठीक है, तो पार्टनर्स का न्यू पार्टनर का आना. फिर सम पार्टनर्स और पार्टनर्स गो आउट. अगर कोई गो आउट हो जाते हैं बाय डेथ और रिटायरमेंट, ठीक है, मानो ए का रिटायरमेंट हो गया तो भी where the partnership concerned carries on business other than the business for which it was originally formed. बिजनेस जिस कारण में पहले बना था, इतना दिन बिजनेस अगर सीए फार्म था, अब मानो वो सीए फार्म नहीं रहा, कोई नॉर्मल पार्टनरशिप काम कर रहा है, ठीक है, या फिर पहले वो सीएमए फार्म था, अभी मानो और सीएमए फार्म नहीं है. व्हाटएवर जिस कारण से आपका बिजनेस बना था, अगर उसका नेचर ही बदल जाता है, ठीक है, तो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहा है. But the partnership business is carried on after the expiry of the term fixed for the purpose. The partnership is carried on after the expiry of the term. मतलब पहले बिजनेस को 5 साल के लिए बनाया गया था, उसके बाद भी बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है. न्यू एग्रीमेंट बना नहीं, बट 5 साल खत्म हो गए. जितना दिन के लिए बिजनेस को पहले बनाया गया था, बिजनेस का 5 साल एक्सपायर हो गया, इसके बाद भी बिजनेस कंटिन्यूएशन में है. इसका मतलब है देयर मे बी सर्टेन चेंजेस इन द बिजनेस. एक्सपायरी के बाद भी बिजनेस कैसे चल रहा है, पार्टनर के डेथ के बाद भी पार्टनरशिप कैसे चल रहा है, न्यू पार्टनर आया तो बिजनेस में क्या चेंजेस हुआ, और बिजनेस का ओरिजिनल काम जिस काम पे बिजनेस बना था. पहले आप फ्रूट सेलर थे, अभी आप फ्लावर सेल करते हो. कहाँ फल है कहाँ फूल है, फूल अलग फल अलग, ठीक है. तो आपका बिजनेस का अगर कैरेक्टर बदल जाता है, नेचर बदल जाता है, तो भी ये एक बहुत बड़ा मैटर है. तो बिफोर गोइंग इनटू राइट्स एंड ड्यूटीज वी शुड फर्स्ट नो हाउ अ चेंज मे टेक प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द. बात समझ में आ रहा है सर आप लोगों को? जैसे मानो कि चेंज, पहले चेंज ऑकर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स इज द reconstituted firm remain the same as they were immediately before the change as far as may be. ठीक है, मतलब जो कुछ भी चेंज होगा उसके बाद उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, ठीक है, और एज दे वर इमीडिएटली बिफोर द चेंज एज फार एज मे बी, जितना संभव है करेगा. आफ्टर द एक्सपायरी where a firm constituted for a fixed term continue to carry, मतलब 5 साल के लिए बना था,
उसके बाद भी कंटिन्यू कर रहा है, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर रिमेन द सेम, उसमें भी म्यूचुअल राइट चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, भले ही एक्सपायरी के बाद चल रहा है लेकिन एक दूसरे का ड्यूटी खत्म नहीं होगा। दे वेर बिफोर द एक्सपायरी, मतलब एक्सपायरी से पहले जैसा था वैसा ही रहेगा। सो फार एज दे मे बी कंसिस्टेंट विद द इंसिडेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप एट विल, जब तक ये एट विल में चले। पार्टनरशिप एट विल होता है और पार्टनरशिप पर फिक्स पीरियड भी होता है। ठीक है, एट विल में, एट विल केस में लास्ट दिन में दिखाया था कि पार्टनरशिप एट विल कैसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है। For where additional undertakings are carried out, where a firm constituted to carry out one or more adventures, undertakings carried out under the adventures or undertaking, ठीक है, respect of original adventure or undertaking, मतलब whatever जो भी काम के लिए आप आए थे तो पर्टिकुलर एडवेंचर, बिजनेस का एडवेंचर कहा जाता है। whatever जो भी काम के लिए आए थे, अगर वो काम अगर बदल रहे हो तो उसके बाद भी, अगर बदलने के बाद भी आप अगर कैरी करते हो अपने बिजनेस को, तो भी पार्टनर का मतलब म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज में चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं सर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। अगर फार्म का नेचर भी चेंज हो जाता है, एक्सपायरी भी हो जाता है, या फिर फार्म का एडिशनल अंडरटेकिंग भी कैरिड आउट होता है, मेन म्यूचुअल ड्यूटीज में भी कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होता। क्या क्या चेंजेस हो सकता है उसका मेन पॉइंट आपको मैंने बता दिया। ठीक है, ये रहा सेक्शन 17। और ये तो हम आपको पहले भी बताया था, पार्टनर्स टू बी एजेंट ऑफ द फर्म सेक्शन 18। इस पे और मैं क्या बताऊं, ऑलरेडी वी डिस्कस्ड कि किस तरह से एक पार्टनर दूसरे का एजेंट और प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं एक काम करूंगा, नेक्स्ट क्लास आपको ये जो बाकी पॉइंट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, इस चैप्टर से आपका पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। और बाकी जो बचा कुचा सेक्शंस है इसको मैं नेक्स्ट क्लास पे कंप्लीट करके एमसीक्यू भी सॉल्व करवाऊंगा और सब्जेक्टिव भी जिन लोगों का है सब्जेक्टिव भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ऐसे ईच एंड एवरी नोट्स पे आपको एमसीक्यू मिलेगा फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। मैं आप लोगों को बस इतना बोलूंगा कि आप लोग जरूर इसको प्रैक्टिस करें, घर पे पढ़े, देखें, जो डाउट हो पूछे, बट सबसे पहले क्लास को अच्छे से करें। क्लास देखना बहुत जरूरी होता है सर, क्योंकि क्लास में ऑलरेडी मैं सारा चीज जो आपको घर पे होम स्टडी करना चाहिए वो बैठे बैठे मैं ही करता हूँ। आपका बस इतना मेहनत है कि आप घर पे कान लगा के सुनो, रिवाइज करो, क्लास को लाइव अटेंड करो और थोड़ा रिवाइज, मतलब सेल्फ स्टडी की तरह ही पढ़ाया जाता है। मैं इतना तो समझ सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता ना एक दो क्लास में भी हो सकता है पार्टनरशिप खत्म, एक दो क्लास में भी पार्टनरशिप खत्म हो सकता है। मैं कुछ ओवरव्यू दे देता और कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर देता, 2 क्लास में पार्टनरशिप खत्म हो जाती। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग लॉ पढ़ने का तरीका को समझे, और एक चैप्टर में जो तरीका मैं अपना रहा हूँ वही तरीका हर एक लॉ में अपना है। अगर आप ऐसा सिस्टम में पढ़ाई करोगे तो ऑलवेज अच्छा रिजल्ट करोगे। ठीक है, कि कैसे लॉ पढ़ना चाहिए। फर्स्ट आपको सेक्शन, सबसेक्शन, प्रोविजंस प्रॉपरली, फिर एग्जांपल्स, केस स्टडीज, देन क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यूज, इस तरह से। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर दिमाग में नहीं जाए, तो पेशेंसफुल होकर पढ़ाई करो। और लॉ में ऑलवेज लिख के घर पे, स्पेशली जिनका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा फॉर इंटरमीडिएट लेवल स्पेशली, ठीक है, एज वेल एज ये फाउंडेशन लेवल जिनका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, उनके लिए बस इतना कहूंगा सर कि आप लोग खाता में लिखिए, कॉपी में लिखिए, क्वेश्चन आंसर को लिखिए, प्रोविजंस को लिखिए, सेक्शंस को लिखिए, नहीं तो एग्जाम टाइम पे याद करना दिक्कत हो जाएगा। एमसीक्यू मॉडल पे जो लोग एग्जाम देगा उनके लिए बस इतना कह सकता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ो, क्योंकि एमसीक्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है सर, आज इतना है, बाकी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करूँगा। थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल। Thank you, sir. Good night. थैंक यू सर, गुड नाइट सर, Good night, sir. थैंक यू सर, Good night, sir. गुड नाइट सर।